हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस 11-12 के लिए जो एल्गोरिदम्स यूनिट है उसको एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा दिन से कमेंट आ रहा है कि भैया यार एल्गोरिदम्स कब आएगा, एल्गोरिदम्स कब आएगा। तो ये रहा एल्गोरिदम्स का वीडियो। इतना भयानक तरीका से मैं आपको समझाया हूँ कि अगर आप सारा का सारा वीडियो देख लिए तो आप एल्गोरिदम्स को इतना अच्छा से समझ जाएंगे कि आज तक आपको डर लगता था तो सारा का सारा डर एक इतिहास बन के रह जाएगा, डर का नाम खत्म। तो चलिए मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं और आपको वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट तो मैं डिजर्व कर ही रहा हूं। आप प्लीज एक कमेंट करना कि मैंने कितना बेहतर तरीके से आपको समझाया है, आपको समझ में आया है या नहीं, राइट। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, इन एल्गोरिदम्स एनालिसिस व्हाट डज द टर्म इनपुट साइज मोस्ट कॉमनली रेफर टू। अब जो इनपुट साइज है उसका क्या मतलब है, उससे पहले हमें ये जानना होगा कि एल्गोरिदम्स होता क्या है और उसका एनालिसिस करते क्यों है, क्यों करते हैं भाई। तो देखो जो एल्गोरिदम होता है ये होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम से आता है, हमारे प्रोग्रामिंग में आता है या फिर हमारे रियल लाइफ में क्यों नहीं आता हो, अगर उसका प्रॉपर हम फॉर्मेट बना लेंगे कि पहले क्या करेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे तो चीजें सॉल्व करनी काफी आसान हो जाती है, राइट। तो जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है उसमें एल्गोरिदम में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये क्या करता है, एक स्टेप बाय स्टेप हमें रास्ता देता है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। इससे क्या होता है कि एल्गोरिदम एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस प्रोवाइड करता है कि प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करो। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना है, ठीक है। जैसे मान लेता हूं मैं, यहाँ देखो मैं मान लेता हूं कि बहुत बड़ा पहाड़ है, इसको हमें तोड़ना है। तो क्या ऐसा संभव है कि एक बार में मैं सारा का सारा पहाड़ को तोड़ दूं? क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव है ही नहीं। अगर मैं कितना भी बड़ा इक्विपमेंट लाता हूं, अगर मैं बम भी ब्लास्ट करता हूं तो सारा का सारा जो पहाड़ है एक बार में जितना हम चाहते हैं उस उतने पीसेज में या फिर उतना ब्लॉक्स में नहीं टूटेगा, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्लॉक बाय ब्लॉक बांटना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चीजों को करनी पड़ेगी ताकि ये जो पहाड़ है वो हमारे डिजायर्ड जो आउटपुट हमें चाहिए तोड़ने के बाद वो हमें मिले। तो जैसे आप मान लो कि इस पहाड़ को तोड़ना है तो आप क्या करोगे, एक प्लान बनाओगे कैसे मैं तोड़ूंगा, कि पहले मैं इसको 2 भाग में बांटूंगा ऐसे। तो कैसे तोड़ूंगा, कौन से मशीन लाऊंगा, कितने लेबर्स लगेंगे, कहाँ से मैं चीज़ों को हायर करूंगा, राइट। फिर इसको और स्मॉल चंक्स में बांटोगे, फिर और स्मॉल, फिर और स्मॉल, ऐसे करके जो आपका डिजायर्ड आउटपुट है आप उसमें इसको बांट पाओगे, राइट। या फिर आप एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, जैसे a प्लस बी इंटू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई ई। आपको इतना सारा प्रॉब्लम दे दिया गया, तो क्या आप इसको वन गो में सॉल्व कर सकते हो? जैसे मैं आपको बोलूं कि डायरेक्ट 1 सेकेंड में इसका आंसर बताओ, तो क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते हो, कोई भी नहीं बता सकता है, राइट। यहां तक कि कैलकुलेटर जो है वो भी मल्टीपल वेज में इसको तोड़ता है। वो बोलेगा कि पहले डिवाइड है तो इसका प्रेसिडेंस है, फिर मल्टीप्लाई है इसका प्रेसिडेंस है, फिर प्लस है उसका प्रेसिडेंस है, फिर माइनस है उसका प्रेसिडेंस है। तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करता है, राइट। तो मैं आपको अभी समझा दिया हूं कि एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो अब सवाल है कि भैया यार जो इसमें इनपुट साइज है उसका क्या मतलब है। द नंबर ऑफ इनपुट्स गिवन टू द प्रोग्राम, क्या जो प्रोग्राम में जितने हम इनपुट देते हैं क्या उसको हम लोग बोल देंगे इनपुट साइज? नहीं, इसको नहीं बोलते, इसको नहीं बोलेंगे। मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी, 1 मिनट रुको। द नंबर ऑफ बिट्स इन द इनपुट, जो नंबर ऑफ बिट्स होते हैं इनपुट में, क्या इसको बोल देंगे? नहीं, इसको तो बोलेंगे नहीं, इसको खत्म करो। ए मेजर ऑफ द साइज ऑफ डेटा दैट अफेक्ट द एल्गोरिदम परफॉर्मेंस, यस इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इनपुट साइज। अब एग्जांपल के लिए समझो, जैसे मान लो कि कोई फंक्शन है हमारे पास, जैसे फाइंड मैक्स नाम का फंक्शन है और इसमें क्या मैं कर रहा हूँ, एक लिस्ट पास कर रहा हूँ 1 5 7 8 और मान लो यहाँ 6 है। मान लो कोई फंक्शन है और इसमें मैं एक लिस्ट पास कर रहा हूं, मान लो पाइथन का फंक्शन है, समझो कि पाइथन का फंक्शन है, मैं इसमें एक लिस्ट पास कर रहा हूं, एक लिस्ट। मैंने क्या पास किया है? एक लिस्ट। मतलब जो इनपुट साइज हमारा है, इनपुट साइज वो 1 है। मैंने एक लिस्ट पास किया है, ये जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट,
इसके अंदर में जितना भी एलिमेंट्स लिखा हूं वो सारे के सारे एक इनपुट, जो इसका इनपुट साइज होगा 1 होगा, राइट। लेकिन जो डेटा का साइज होगा, लेकिन जो डेटा का साइज होगा वो एक इनपुट में कितने डेटा हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 डेटा है। तो जो एल्गोरिदम्स है वो इस 5 के 5 डेटा पे काम करेगा, ना कि केवल इनपुट साइज 1 है तो 1 के लिए काम करेगा, राइट, वो सबके लिए काम करेगा। इसलिए जो इनपुट साइज है उसको हम लोग साइज ऑफ डेटा को मेजर करते हैं, ना कि कितना इनपुट हम दिए हैं। तो इनपुट तो इसमें हम एक ही दिए हैं, जो पूरा लिस्ट है उसको एज अ होल मैं एक ही मानूंगा ना, कि मैंने एक लिस्ट दिया है, लेकिन एक लिस्ट में 5 एलिमेंट है, डेटा साइज कितना है 5 है, तो सारे के सारा जो डेटा है उनके साइज को मेजर करेगा, तब जो एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस होती है वो इफेक्ट होती है। तो इस केस में जो हमारा आंसर है सी के साथ में जाऊंगा, और सी मेरा सबसे सटीक आंसर मिलेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स वर्स्ट केस एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम। तो देखो, जो हमारे पास एल्गोरिथम होता है, जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है, प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो उसमें 3 केसेस जनरली पाए जाते हैं। एक होता है वर्स्ट केस, एक होता है बेस्ट केस, और एक होता है क्या, एवरेज केस, राइट। तो बोल रहा है कि जो हमारा वर्स्ट केस है उसका क्या मतलब है, इट मेजर्स परफॉर्मेंस ऑन एवरेज पॉइंट। जब एवरेज पॉइंट है मतलब एवरेज केस, इट गिव्स द फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम। क्या यह फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम को दे देगा, जब फास्टेस्ट करेगा, ये तो हमारा बेस्ट केस हो गया, बेस्ट केस मतलब बहुत अच्छा समय में दे देगा। इट मेजर्स द मैक्सिमम रनिंग टाइम ओवर ऑल इनपुट्स ऑफ साइज एन, बिल्कुल सही बात है। देखो, बोल रहा है कि वर्स्ट केस क्या होता है, हमारे पास जो एल्गोरिथम है उनकी एनालिसिस 3 टाइप से होती है, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। तो हमें बताना है कि जो वर्स्ट केस एनालिसिस है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जितना मैक्सिमम टाइम ले सकता है, जितना मैक्सिमम टाइम ले सकता है उस एल्गोरिथम को एनालिसिस करने में, उस कोड को एग्जीक्यूट होने में, वो उसका वर्स्ट केस कहलाता है। कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लेगा, उसको सबसे ज़्यादा टाइम दे दो, वही उसका वर्स्ट केस हो जाएगा। तो इट मेजर्स द मैक्सिमम रनिंग टाइम ओवर ऑल इनपुट ऑफ साइज एन। जो बेस्ट केस है वो कम से कम टाइम लेता है, सबसे फास्टेस्ट और सबसे कम टाइम लेने वाला है बेस्ट केस। जो एवरेज टाइम लेता है उसको बोलते हैं एवरेज केस, और जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है उसको बोल देते हैं क्या, वर्स्ट केस। नेक्स्ट, if an algorithm has a time complexity of O of n square, what does it mean? अगर कोई एल्गोरिदम है जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O of n स्क्वायर। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है भैया, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि कितना टाइम लगता है उस एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होने में, राइट। तो बोला अगर O of n स्क्वायर किसी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इट ऑलवेज टेक्स एग्जैक्टली n स्क्वायर ऑपरेशन। अगर n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो क्या उसका मतलब है कि वो हमेशा एग्जैक्टली लिखा है, क्या वो हमेशा n स्क्वायर टाइम लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा देखो एग्जैक्टली नहीं लिख सकता है, ऐसा लिख सकता है कि हाँ वो इतना टाइम लेगा, तब एक बार के लिए मैं इसको सही मान सकता था। एग्जैक्टली लिखने से क्या हुआ है कि बोल रहा है कि मतलब उतना ही लेता है, n स्क्वायर ही लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीजेज लिनियरली विथ n। क्या जो इसका एग्जीक्यूशन टाइम है वो लिनियरली बढ़ेगा। अरे यार यहाँ n स्क्वायर मुझे दिख रहा है, स्क्वायर ये तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक तो क्या लिनियरली है, नहीं लिनियरली नहीं है, काटो इसको। इट्स ग्रोथ रेट इज बाउंडेड अबव बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन। यस, जो n स्क्वायर है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन, और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन से बाउंड होगा, इससे इसकी रेट जो होंगी बढ़ेंगी, राइट। सी हमारा आंसर हो जाएगा और सी के साथ मैं जाऊंगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैंने आपको वर्स्ट केस के बारे में बताया है और मैंने आपको एवरेज केस और बेस्ट केस के बारे में बता दिया है, लेकिन एवरेज केस हमारे क्वेश्चन में आया है तो इसका आंसर क्या होगा। बेस्ट परफॉर्मेंस द एल्गोरिथम कैन अचीव, बेस्ट मतलब बेस्ट केस, ये हमारा बेस्ट केस होता है, ठीक है। वर्स्ट परफॉर्मेंस, ये तो हमारा वर्स्ट केस होता है, वर्स्ट केस। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ये जो पीपीटी पे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, जितने भी क्वेश्चन है, जितना मैं लिखता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, व्हाट्सएप चैनल, उस पर जाना है, ज्वाइन करना है, और उसमें एक लिंक मिलेगा ड्राइव का, उस पर सारा का सारा अभी तक जो क्लास हुआ है वो सारा का सारा अवेलेबल है, राइट। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप और भी प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज हमने अपलोड किए हैं। सी एक्सपेक्टेड टाइम ओवर ऑल द पॉसिबल इनपुट। यस, जो एवरेज है वो एक्सपेक्टेड टाइम जितने भी पॉसिबल इनपुट हो सकते हैं उनके लिए है। देखो वर्स्ट परफॉर्मेंस लिखा है तो वर्स्ट केस, बेस्ट लिखा है तो बेस्ट केस, और ये दोनों हमारा आंसर नहीं होगा, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, अब देखो यहाँ थोड़ा समझ लो, बेस्ट परफॉर्मेंस द एल्गोरिथम कैन अचीव, दैट्स बेस्ट केस एनालिसिस। वैसे ही वर्स्ट परफॉर्मेंस ओवर ऑल इनपुट, दैट वर्स्ट केस, और साथ ही साथ जो बेस्ट केस है, जो एवरेज केस है, उसके बारे में आपने जान लिया है। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च इन द वर्स्ट केस, जो वर्स्ट केस है उसमें जो लीनियर सर्च है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो देखो लीनियर सर्च क्या होता है, सपोज कर लो तुम्हारे पास एक एरे है, एरे मान लो एक एरे है, और यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 10 है, यहाँ फिर मान लो 8 है, यहाँ 0 है, और यहाँ 11 है। ठीक है, सपोज कर लो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, 0 को सर्च करना है, 0 को। तो जब तुम एरे को ट्रैवर्स करोगे तो पहले तुम्हारा पॉइंटर यहाँ है, सर्च करो क्या जो 5 है वो 0 है, नहीं, तो फिर आगे बढ़ेगा। क्या ये जो 6 है वो 0 है, नहीं, क्या जो 1 है 0 है, ऐसे ही आगे बढ़ेगा, ऐसे ही आगे बढ़ेगा, और तुमको जाके यहाँ 0 मिलेगा, राइट। जो n-2th एलिमेंट है, यहाँ तुमको एलिमेंट 0 मिलेगा। तो इसमें कितना टाइम लग रहा है, तो आप बोलोगे भैया यार इसमें तो अगर मानो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो O ऑफ n तो मेरा टाइम ऐसे ही लग जा रहा है। अगर मैं सबको सर्च कर रहा हूँ, या फिर जो लास्ट वाला एलिमेंट है, सेकेंड लास्ट एलिमेंट है, या फिर ऐसा एलिमेंट है जो इस एरे में अवेलेबल ही नहीं है, ऐसा एलिमेंट है जो इस एरे में अवेलेबल ही नहीं है, तो जब अवेलेबल ही नहीं है तो फिर भी मुझे सारा का सारा ट्रैवर्सल तो करना ही पड़ेगा, राइट। और जब मैं सारा का सारा ट्रैवर्सल करूंगा तो O(n) टाइम हमारा लग जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा लीनियर सर्च का वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस क्या हो सकता है, या तो जो एलिमेंट मैं सर्च कर रहा हूँ वो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है, वर्स्ट केस समझो, मतलब बुरा से बुरा केस क्या हो सकता है कि जो एलिमेंट मैं सर्च कर रहा हूँ वो सबसे लास्ट में हो, या फिर जिस एलिमेंट को मैं सर्च कर रहा हूं वह एलिमेंट इस एरे में प्रेजेंट हो ही नहीं, वह एलिमेंट इस एरे में नहीं है। जब एरे में नहीं है फिर भी मुझे सारा का सारा ट्रैवर्स करना पड़ेगा कि खोजना पड़ेगा एलिमेंट है कि नहीं, एलिमेंट है कि नहीं, या फिर जो लास्ट वाला एलिमेंट है लास्ट में है तो फिर भी मुझे 1 से लेकर सब एलिमेंट को सर्च करना पड़ेगा, लास्ट में जाके मिलेगा। तो उस केस में मुझे सारे के सारे एरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, और उस केस में हमारा O(n) हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। O(1) क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट टाइम, मतलब बिगिनिंग में जैसे मैं सपोज कर लो इस एरे में मुझे 5 को ही सर्च करना, मुझे एक बार में ही मिल गया कांस्टेंट टाइम, तो एक कांस्टेंट हो जाएगा। log(n) क्या होता है, ये होता है बाइनरी सर्च का, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च जो होता है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है O(log(n), मतलब उसमें क्या करते हैं, जो एरे है उसको हम 2 भाग में बांटते हैं, और जो एलिमेंट हमारा रहता है फिर चेक करते हैं कंडीशन कि क्या जो हमारा एलिमेंट है वो लेफ्ट पार्ट में मिलेगा या फिर राइट पार्ट में, और फिर जिस पार्ट में मिलता है वहां जाते हैं, फिर उसको 2 भाग में बांटते हैं। तो जब बाइनरी सर्च आएगा तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, अभी आपको इसको समझना है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, मैंने कुछ यहाँ लिखा है, इसको पढ़ो। O(1) मतलब व्हेन द टारगेट इज द फर्स्ट पोजीशन, मैंने आपको बता दिया है। O(log(n) दिस इज फॉर बाइनरी सर्च, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज अ रिकरेंस रिलेशन हेल्प डिटरमाइन इन एल्गोरिथम एनालिसिस। रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, तो देखो जो रिकरेंस रिलेशन होता है वो रनिंग टाइम को एक्सप्रेस करता है किसी भी रिकर्सिव फंक्शन में। अब अगर मैं बात करूं रिकरेंस रिलेशन की, तो ये दिखाता है रनिंग टाइम, रनिंग टाइम दिखाता है किसका, रिकर्सिव एल्गोरिथम का। रिकर्सिव एल्गोरिथम का ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे जो रिकरेंस रिलेशन होता है उसका डेफिनेशन ही पूछ देगा, एग्जाम में पूछ देगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिकरेंस रिलेशन। अब जो रिकरेंस है इतना हार्ड टॉपिक मैं इसको मानूंगा कि बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकरेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, बहुत बेहतर तरीका से समझा दूंगा। आप प्लीज वीडियो को अंत तक देखो, और एक चीज मैं आपसे बोलूंगा यार, वीडियो को लाइक किया करो, क्योंकि हजारों लोग वीडियो देख रहे हैं और लाइक्स आ ही नहीं रहे हैं। अगर आप लाइक करोगे तो यूट्यूब इतना बेस्ट कंटेंट को और लोगों को भी क्या करेगा, रिकमेंड करेगा। तो जो रिकरेंस रिलेशन होता है वो क्या करता है, वो हमारा किसी भी एल्गोरिदम के रनिंग टाइम को दर्शाता है, और जो ऐसा एल्गोरिदम जो रिकर्सिव हो, मतलब रिकर्सिव एल्गोरिदम्स के रनिंग टाइम को दर्शाता है। तो बोला द नंबर ऑफ फंक्शन आर्गुमेंट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिदम, इटरेशन काउंट्स इन लूप्स, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बताया कि जो रिकरेंस रिलेशन है वो रनिंग टाइम दिखाता है रिकर्सिव एल्गोरिदम का। तो रिकर्सिव एल्गोरिदम हमारा किस में है, बी में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिदम। यस, जैसे ही रिकरेंस आएगा वैसे ही रिकर्सिव आपको टिक मारना है, रिकरेंस रिकर्सिव, रिकरेंस रिकर्सिव, राइट। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसको पढ़ो।
द नंबर ऑफ फंक्शन आर्गुमेंट, ये आंसर इसका नहीं हुआ, क्यों? नॉट रिलेटेड टू रिकरेंस रिलेशन, रिकरेंस रिलेटेड नहीं है। इटरेशन काउंट इन लूप्स, लूप्स आर जनरली एनालाइज विद डायरेक्ट फार्मूला नॉट रिकरेंस रिलेशन। जो लूप्स होता है, जैसे हमारे पास फॉर लूप है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, और भी जो काफी तरह के लूप्स हैं, उसको रिकर्सिव के द्वारा एनालिसिस नहीं किया जाता है, उसका एनालिसिस डायरेक्ट हो जाता है, हमारा उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। नेक्स्ट, कंसीडर द सूडो कोड। हमारे पास एक सूडो कोड दिया गया है, एक फोर लूप है जो i 1 से लेके n तक चल रहा है, और उसके अंदर एक फोर लूप और है जो j 1 से लेके i तक चल रहा है। तो बोला डू कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन, इसका अगर आप ऑपरेशन करोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा निकल के क्या आएगा, राइट। तो आप देख रहे हो कि एक लूप जो हमारा चल रहा है 1 से लेके n तक, तो इसका तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O ऑफ n। जब 1 से लेके n तक चल रहा है तो उसका O ऑफ n हो जाएगा, राइट। और जो दूसरा है, दूसरा वो 1 से लेके चल रहा है i तक, मतलब अगर इसका 1 है और i का वैल्यू अगर 1 है तो 1 तक चलेगा, फिर अगर i का वैल्यू 2 है तो 2 तक चलेगा, 3 तक चलेगा। तो ये भी वर्स्ट के सिनेरियो में आपको O ऑफ n ये भी हमारा चलेगा, राइट, O ऑफ n। और ये जो हमारा आउटर लूप है उसके अंदर ये लूप है, देखो इसका इंडेंटेशन देखो, ये हमारा आउटर लूप है, ये हमारा इनर लूप है, इसका इंडेंटेशन देखो, ये आउटर है, मतलब अगर आउटर है इनर है तो इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो O ऑफ n स्क्वायर हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। अब देखो ध्यान समझो, अगर हमारे पास फोर लूप ऐसा रहता, 4 और मान लो i इक्वल टू 1 से लेके n तक रहता, और फिर इसी साइड में यहाँ कुछ ऑपरेशन हुआ रहता, और फिर इसके नीचे जस्ट, मतलब यहाँ ब्लॉक है इसके अंदर कुछ हुआ रहता, और फिर हमारे पास एक और फोर लूप रहता जो n तक चलता। तो इस केस में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? देखो ये जो हमारा है एक अलग इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट और एक अलग इंडिपेंडेंट है, तो इसका अगर O ऑफ n आएगा तो इसका भी हमारा O ऑफ n आएगा, तो इस केस में दोनों हमारा जुड़ जाएगा, और जैसे ही जुड़ेगा तो ओवरऑल O ऑफ n आ जाएगा, O ऑफ n। लेकिन यहाँ आउटर है और इनर है, तो इस केस में जब आउटर और इनर रहता है तो उस केस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि एडिशन करते हैं। अगर सेम लेवल पे है, सेम इंडेंटेशन पे है, तो हम लोग उसको प्लस करते हैं, अगर आउटर और इनर का कंसेप्ट आया तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा, मैं O ऑफ n स्क्वायर के साथ जाऊंगा, इसको O ऑफ n स्क्वायर ऐसे है, n स्क्वायर है, n स्क्वायर, O ऑफ n लॉग n, ये तो हमारा मर्ज सॉर्ट का है या फिर डिवाइड एंड कन्कर का, O ऑफ n हमारा लीनियर है, ये दोनों आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, आउटर लूप रन्स n टाइम्स, ठीक है, इनर लूप रन्स i टाइम्स एज पर आउटर इटरेशन, टोटल ऑपरेशन क्या हो जाएगा, 1 2 n से लेके n into n plus 1 by 2 which is equivalent to O of n square, ठीक है। What is the time complexity of this recurrence? अब देखो इस क्वेश्चन को समझना और लोहा का चना चबाना बराबर है, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है और डायरेक्ट एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप इसको गलती करके आओगे, क्योंकि यार इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आता ही नहीं है, राइट। तो चलो ध्यान समझते हैं। बोल रहा है कि 2t इंटू n बाई 2 और n, तो देखो जो n बाई यहाँ 2 का मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिवाइड एंड कन्कर, डिवाइड एंड कन्कर। जो n बाई 2 है इसका मतलब डिवाइड, कि हम क्या करेंगे, जो एल्गोरिथम का एनालिसिस करेंगे उसमें जो हमारा चीजें होंगी उसको हम लोग हाफ करेंगे, मतलब 2 भाग में बांटेंगे और फिर ऑपरेशन करेंगे, राइट। तो ये डिवाइड हो गया। अगर सिर्फ n बाई 2 रहता तो मैं मान लेता कि बाइनरी सर्च है, बाइनरी का है, लेकिन n बाई 2 तो है, साथ ही साथ एक और प्लस n है, और एक और जो प्लस n है इसका मतलब है कि एक लीनियर ऑपरेशन कर रहा है, एक लीनियर ऑपरेशन यहाँ कर रहा है, लीनियर ऑपरेशन। तो अब देखो जब हमारे पास अगर n बाई 2 सिर्फ रहता तो मैं मानता उसको बाइनरी सर्च है, और बाइनरी का होता है क्या, लॉग n, लेकिन एक ऑपरेशन वो हर एक बार और कर रहा है, एक ऑपरेशन वो और कर रहा है n टाइम्स वाला, तो n टाइम्स का और इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, n log n, इसका आंसर हो जाएगा। और कैसे आया उसको हम लोग अभी बेहतर तरीका समझेंगे। तो इसका O ऑफ n तो नहीं होगा, क्योंकि O ऑफ n में लीनियरली होता है, और यहाँ तो हमारे पास n बाई 2 दिया है, मतलब उसको डिवाइड किया गया है, और डिवाइड के केस में लीनियर होगा नहीं, जब होगा तो बाइनरी होगा। O ऑफ n स्क्वायर क्वाड्रेटिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि यार क्वाड्रेटिक में क्या हो रहा है कि हमारा इंटू हो रहा है, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, n इंटू n इंटू हो रहा है, राइट। लेकिन जब n बाई 2 होता है मतलब हम डिवाइड एंड कन्कर कर रहे हैं, चीजों को बांट रहे हैं 2 भाग में, और 2 भाग में बांटते हैं तो log n होता है,
जो हमारे पास बाइनरी सर्च होता है, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, log n होता है, राइट। तो जो n/2 की है मतलब log की है, log n हो जाएगा, और एक n बार ये चल रहा है आउटर इसके, मतलब हर एक जो हम डिवाइड कर रहे हैं तो फिर उसको मर्ज भी तो कर रहे हैं। अगर मैं तुम्हें मर्ज सॉर्ट का एग्जांपल समझाऊं तो जब भी आप डिवाइड करते हो, जो एरे होता है या फिर लिंक लिस्ट होता है, जब भी आप उसको दो भाग में बांटते हो तो दो भाग में बांट दिए, लेकिन उस पर एक ऑपरेशन और करते हो सॉल्व करने का। आपने सिर्फ बांट दिया लेकिन उसको आप सॉल्व भी तो करोगे जिसको आपने बांटा है, तो उसके लिए n ऑपरेशन और लगते हैं। तो इस केस में n log n हमारा आंसर हो जाता है। अब यहाँ समझो, जो रिकरेंस रिलेशन है Tn टू Tn/2 प्लस n, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका मैंने बताया O ऑफ n log n। कैसे आया समझो, दिस फॉर्मूला मीन्स ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू 2 हाफ्स एंड डू n एक्स्ट्रा वर्क। मैंने आपको यही बताया कि जो प्रॉब्लम है इसको दो भाग में बांटो, n/2 का मतलब दो भाग में बांटो और n एक्स्ट्रा काम करो, n यहाँ प्लस लिखा है, प्लस n मतलब n एक्स्ट्रा काम करो। यूज मास्टर थ्योरम, अगर आपको मास्टर थ्योरम के बारे में पता नहीं है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, मैं यहाँ उसका बेसिक्स आपको बता देता हूँ। और अभी तो इतना टाइम भी नहीं है कि आप सारी की सारी चीज़ें पढ़ पाएँ, महज 1 वीक आपके पास बचा हुआ है, लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ बस उसको अच्छे से समझ लो, उसको अच्छे से कर लो, बहुत हो जाएगा ये। अगर मास्टर थ्योरम का आप यूज करते हो तो क्या है, ए का वैल्यू यहाँ 2 है, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स, ए का वैल्यू यहाँ 2 है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम 2 है। बी इक्वल टू 2 साइज ऑफ ईच सब प्रॉब्लम, ये हमारा 2 है बी, ये हमारा ए का वैल्यू है, ये हमारा बी का वैल्यू है। एफ एन एक्स्ट्रा वर्क आउटसाइड द रिकर्सन, ये हमारा है एफ एन, ठीक है। तो कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा, एन लॉग बी ए इक्वल टू एन लॉग बेस 2 और 2 इक्वल टू एन। तो इसके हेल्प से मैच कर जाएगा केस 2 ऑफ मास्टर थ्योरम। अगर आपको मास्टर थ्योरम ही पता नहीं है तो फिर चीज़ें आपको समझ में आ ही नहीं रही होंगी, और चीज़ें समझ में नहीं आ रही हूँ तो जो सबसे बेस्ट मैंने तरीका बता दिया है कि जब भी n/2 रहे, फिलहाल के लिए आप इतना समझो n/2 रहे मतलब बाइनरी सर्च है, और बाइनरी सर्च है मतलब क्या, log n लिखो, और 1 प्लस n है तो 1 n से इसको मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट इसको याद कर लो। अभी इसको डायरेक्ट याद करना है, n log n। जब भी n/2 आए मतलब बाइनरी, n/2 आए मतलब बाइनरी, और प्लस अगर 1 रहे, देखो जैसे n/2 है यहाँ प्लस 1 रहे 1 तो कंस्टेंट टाइम हो जा रहा है, राइट, तो डायरेक्ट बाइनरी सर्च हो जाएगा। लेकिन इसमें n है, इसमें n है, n तो हमारा हो जाएगा डिवाइड एंड कनकर, जो मर्ज सॉर्ट को दर्शाता है, तो आंसर इसमें मर्ज सॉर्ट हो जाएगा, मतलब n log n। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ एन एल्गोरिदम रिड्यूसेस द प्रॉब्लम साइज बाय हाफ एट ईच स्टेप एंड डज कांस्टेंट वर्क, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो अब यही क्वेश्चन काफी भयंकर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अगर कोई एल्गोरिदम प्रॉब्लम साइज बाय हाफ, अगर हाफ से रिड्यूस करता है, हाफ, एंड ईच स्टेप डज अ कांस्टेंट वर्क, जो मैंने आपको अभी बताया कांस्टेंट वर्क करता है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैंने आपको क्या बताया, ध्यान समझे, यहाँ मैंने आपको बताया कि अगर n/2 कर रहा है और यहाँ 1 कर रहा है मतलब कांस्टेंट वर्क, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा बाइनरी सर्च हो जाएगा। और बाइनरी सर्च क्या होता है, O ऑफ log n। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस केस में आंसर हमारा हो जाएगा O ऑफ log n। O ऑफ n क्यों नहीं होगा, क्योंकि यार लीनियर है, इसमें बांटने का बात ही नहीं है। O ऑफ n log n क्यों नहीं होगा, क्योंकि यार इसमें जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, यहाँ इसमें कंस्टेंट वर्क कर रहा है, उसमें तो लीनियर वर्क कर रहा था। उसमें आप देखोगे कि ऐसे था 2 इंटू 2t इंटू n/2 ऐसे था, प्लस n था, राइट। और इसमें क्या है, इसमें कंस्टेंट वर्क है। अगर n रहेगा तो मर्ज सॉर्ट, कंस्टेंट रहेगा तो बाइनरी सर्च, और n log n तो हमारा मर्ज सॉर्ट का है, तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ, राइट। नेक्स्ट, विच रिकरेंस रिप्रेजेंट्स द मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम। मर्ज सॉर्ट को कौन डिफाइन कर रहा है, इसके पहले क्वेश्चन और उसके पहले क्वेश्चन में हमने 2 बार कर लिया है, तो अब आप इसका आंसर दे पाएंगे। मैंने जितने भी सिलेबस में रिकरेंस रिप्रेजेंटेशन दिया है सबको रखा है, ताकि आपको चीज़ें यहीं की यहीं याद हो जाए, जो भी गलती करनी है आप यहीं की यहीं कर लें और एग्जाम्स में आपसे गलती नहीं हो, राइट। अगर मर्ज सॉर्ट का डायरेक्ट आ जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, 2tn/2 प्लस n, मुझे सही दिख रहा है, n-1, ये हमारा क्या है, देखो कंस्टेंट है, और ऊपर से यहाँ n/2 नहीं है, मतलब ये हमारा लीनियर है, लीनियर सर्च आप इसको समझो, n/2 प्लस log n। जो सी नंबर है उसका क्या मतलब है, तो चलो इसका मतलब समझते हैं। जो tn-1 प्लस 1 है, ये हमारे लीनियर सर्च को दर्शाता है,
मैंने आपको बता दिया है। तो इसका जो मर्ज सॉर्ट का एग्जाम्पल होगा, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया है कि ए इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा समझो, जो Tn/2 प्लस लॉग एन है, ये मर्ज सॉर्ट का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों? क्योंकि मर्ज सॉर्ट में क्या होता है, n/2 और यहाँ सिर्फ n होता है, log n नहीं होता है, राइट। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो इस केस में ये हमारा आंसर देखने को मिलेगा। Which of the following statements about best case analysis is true? बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट केस के लिए सही है। It assumes the most favorable input of the program, बिल्कुल सही बात है। It determines performance over random inputs, बोल रहा है कि यह हमारा रैंडम इनपुट्स के ऊपर डिटरमाइन करता है परफॉर्मेंस। इट हेल्प्स इन वर्स्ट केस में कहाँ से हेल्प करेगा, परफॉर्मेंस कहाँ से करेगा, ये करेगा क्या, जो मोस्ट फेवरेबल है। जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, नेम बेस्ट केस, मतलब सारे के सारे जो फेवरेबल्स होंगे, जो अच्छे होंगे, जो कम समय लेते होंगे, उनके लिए फेवरेबल है, राइट। तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ समझ लो, परफॉर्मेंस ओवर रैंडम इनपुट्स दैट्स एवरेज केस एनालिसिस। अगर रैंडम इनपुट का बात आ जाएगा तो क्या करना है, एवरेज केस मारना है। मैंने बहुत सारे जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो पीपीटी में खुद रखा है, क्योंकि यार मैं पूरा लिखने लग जाऊंगा तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। और इसमें मैंने काफी प्रोवन क्वेश्चंस रखे हैं जो एग्जाम्स में बिल्कुल पूछे जाएंगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं। नेक्स्ट, हेल्प्स इन वर्स्ट केस ऑप्टिमाइजेशन, ए बेस्ट केस डज नॉट हेल्प। ए वर्स्ट केस का है, लगाओ इसको। यू आर कंपेयरिंग टू एल्गोरिदम्स आपके पास ए दिया गया है O ऑफ n log n, और दूसरा एल्गोरिथम दिया गया है O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ n, अगर n का वैल्यू स्मॉल है, b परफॉर्म्स फास्टर। ध्यान समझो, केस बेस है। बोल रहा है कि जो अगर n का वैल्यू छोटा है, तो जो एल्गोरिथम b है वो फास्ट काम करता है। विच इज द बेस्ट कंक्लूजन, तो बेस्ट कंक्लूजन क्या है, b इज ऑलवेज फास्टर। अगर b स्मॉल वैल्यू के लिए काम कर रहा है अच्छे से, तो क्या बी हमेशा फास्ट हो जाएगा। ए इज ऑलवेज फास्टर, क्या ए हमेशा फास्ट है। अगर ए हमेशा फास्टर है तो बी यहाँ फास्ट क्वेश्चन में क्यों दिया है। अगर ए इज ऑलवेज बेटर, जब ए हमेशा बेटर है तो यहाँ क्यों दिया, फॉर स्मॉल वैल्यू जब एन बी परफॉर्म्स फास्टर, मतलब ए बेटर नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ए विल आउट परफॉर्म बी फॉर अ लार्ज एनफ वैल्यू। अब ध्यान समझो, यहाँ लिखा है n log n, अगर मैं वैल्यू 10 रखता हूँ, 10, जैसे मान लो 10 log 10, तो देखो अगर log यहाँ बेस 10 है और 10 है तो इसका वैल्यू जाता है 1। लेकिन यहाँ जब इसका बेस कुछ नहीं दिया, मतलब 2 है, तो log 2 बेस 10, log 10 बेस 2, log 10 बेस 2, इसका वैल्यू होता है अप्रॉक्स 3.32, आई थिंक आप गूगल कर लेना, शायद इतना ही होता है। तो अगर मैं 10 वैल्यू रखता हूँ, जैसे कितना हो जाएगा, 10 गुने इतना, मतलब 33.2 हो जाएगा, आई थिंक 10 गुने इतना मतलब 33.2, और 10 वैल्यू आप इस पे रखते हो तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 10, मतलब 10 गुने 10 स्क्वायर है, n स्क्वायर बराबर 100। तो अगर 10 वैल्यू ही आप रख रहे हो तो आप देख रहे हो कि अगर 10 वैल्यू रखने पे जो b है, b एक काफी पीछे पड़ गया, मतलब काफी नीचे चला गया, और जो a है वो 33 ही है, और a 100 टाइम्स ले रहा है, मतलब जो a है हमारा बेस्ट केस हो जाएगा, एक कम टाइम ले रहा है। तो ए विल आउट परफॉर्म बी फॉर ए लार्ज वैल्यू। जैसे ही मैं वैल्यू बढ़ाऊंगा, अगर मैं 0 रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा, तो हो सकता है जो हमारा एल्गोरिथम बी है वो अच्छे से काम करे। और क्वेश्चन में लिखा भी गया है कि अगर छोटे वैल्यू है तो उस पर बी काम करेगा, राइट। तो अगर मैं बड़े वैल्यू की तरफ जाता हूँ तो जो हमारा एल्गोरिथम ए है वो बी को पछाड़ देगा, बी को बहुत पीछे छोड़ देगा। तो इस केस में हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द टर्म टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ रेफर्ड टू इन एन एल्गोरिथम डिजाइन। देखो जो टाइम स्पेस है इसका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि टाइम स्पेस पहले है क्या। तो इसके बारे में मैं आपको पहले बताता हूँ कि टाइम स्पेस क्या है। तो देखो, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ मीन्स यू कैन मेक अ प्रोग्राम फास्टर बाय यूजिंग मोर मेमोरी और सेम मेमोरी बट इट माइट रन स्लोअर। टाइम स्पेस ट्रेड का मतलब होता है यू कैन मेक अ प्रोग्राम फास्टर बाय यूजिंग मोर मेमोरी। इसका मतलब है कि आप अपने प्रोग्राम को फास्टर बना सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी यूज करके। या देखो क्वेश्चन इसका मतलब क्या है कि या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी यूज कीजिए और प्रोग्राम को फास्टर बनाइए, या आप मेमोरी को सेव कर लीजिए लेकिन आपका प्रोग्राम धीरा हो जाएगा।
जो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो ट्रेड ऑफ है उसका क्या मतलब है, या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी यूज कीजिए जिससे आपका प्रोग्राम फास्टर बन जाएगा। आप ऐसे समझो, अगर आपके लैपटॉप में ज़्यादा मेमोरी है, ज़्यादा स्पेस है, तो आपका लैपटॉप अच्छा चलता है। वहीं अगर स्पेस कम है तो लैपटॉप हैंग करने लगता है। सेम केस मोबाइल के साथ भी है। अगर मोबाइल में आपका स्टोरेज भर जाता है तो मोबाइल हैंग करने लगता है। बहुत ज़्यादा स्पेस है तो मोबाइल अच्छे से काम करता है। तो जो टाइम स्पेस ट्रेडअप का मतलब यही है कि अगर आप मेमोरी को बचाते हैं तो प्रोग्राम धीरे चलेगा, मेमोरी को नहीं बचाते हैं, मेमोरी को यूज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी को यूज करते हैं, राइट, तो आपका मेमोरी फास्ट चलेगा, आपका प्रोग्राम फास्ट चलेगा। चूजिंग फास्टर एल्गोरिदम डेट ऑल्सो यूज लेस मेमोरी, फास्टर एल्गोरिदम का यूज करना जो कम मेमोरी भी ले, क्या ये होता है? नहीं, ये तो इसका अपोजिट हो गया। ट्रेडिंग प्रोग्राम करेक्टनेस फॉर बेटर परफॉर्मेंस, नहीं। सेक्रीफाइसिंग मेमोरी यूजेज टू गेन इंप्रूवमेंट, यस। अगर मेमोरी फास्टर बाई यूजिंग मोर मेमोरी, अगर ज़्यादा मेमोरी मैं यूज कर रहा हूँ मतलब मेमोरी को मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, क्यों? ताकि जो हमारा प्रोग्राम है वो अच्छे से रन करे, राइट। इसका डेफिनेशन ही हमें ये बता रहा है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट, चूजिंग फास्टर एल्गोरिदम डेट कैन यूज लेस मेमोरी, डेट्स आइडियल बट नॉट अ ट्रेड ऑफ, इट्स लकी। ये हमारा ए फर्स्ट वाला है, ये नहीं होगा। क्या होगा? ट्रेडिंग प्रोग्राम करेक्टनेस फॉर बेटर परफॉर्मेंस, डेट्स डेंजरस, नॉट रिलेटेड टाइम स्पेस ट्रेडअप। ये टाइम स्पेस से रिलेटेड है ही नहीं। टाइम स्पेस से क्या रिलेटेड है कि अगर आप मेमोरी को यूज करोगे, मेमोरी ज़्यादा रहेगी तो प्रोग्राम रन करेगा अच्छे से। तो सिंपल आपको यही याद रखना है कि अगर ज़्यादा मेमोरी है तो प्रोग्राम अच्छे से रन करेगा, ज़्यादा मेमोरी नहीं है प्रोग्राम हैंग करेगा, रन नहीं करेगा, राइट। नेक्स्ट, इन विच सिनारियो इज अ टाइम स्पेस ट्रेडअप लीस्ट इफेक्टिव, बोल रहा है किस सिनारियो में जो टाइम स्पेस ट्रेडअप है वो बहुत कम इफेक्टिव है। लार्ज डेटाबेस विथ मेनी रिपीटेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, क्या लार्ज डेटाबेस है जिसमें बहुत सारे रिपीटेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स है। स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम विथ लिमिटेड रैम, देखो ट्रेडअप का क्या मतलब है? ट्रेडअप का सबसे ज्यादा कब काम करेगा? जब ज्यादा मेमोरी हो, जब ज्यादा मेमोरी रहेगा तो अच्छे से काम करेगा। तो बोल रहा है कि सबसे कम कब काम करेगा? लीस्ट इफेक्टिव। लीस्ट इफेक्टिव कब होगा? जब कम मेमोरी हो। तो स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम विथ लिमिटेड रैम, अगर लिमिटेड रैम रहेगा, लिमिटेड रैम मतलब कम रैम रहेगा राम बोल रहे हैं, अगर हमारे पास लिमिटेड रैम रहेगा तो कम काम करेगा, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर भी हो जाएगा। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स विद ओवरलैपिंग सब स्ट्रक्चर, नहीं। तो इसका चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लार्ज डेटा सेट विद मेनी रिपीट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ट्रेडअप वर्क्स वेल हियर, यू कैन यूज मेमोरी टू कैश रिजल्ट एंड सेव टाइम। हमें बताना है कि किसमें कम इफेक्टिव है, मतलब इसका ड्रॉबैक बताना है, राइट। फिर कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स विद ओवरलैपिंग सब स्ट्रक्चर्स आल्सो गुड फिट, डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूजेज ही ट्रेड ऑफ इफेक्टिवली। अगर लार्ज डेटा सेट है और मेनी रिपीटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें तो हमारा जो टाइम स्पेस ट्रेडअप है तो काम करेगा ही, वो लिस्ट इफेक्टिव तो नहीं है, वो तो मोस्ट इफेक्टिव है, राइट। अगर कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम विद ओवरलैपिंग सब स्ट्रक्चर है मतलब ओवरलैप कर रहा है चीजें, तो उस समय भी आपको ज्यादा स्पेस की जरूरत है और ज्यादा स्पेस आप डालिएगा तो अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर आप लिमिटेड रैम को रख दीजिएगा तो ये काम नहीं कर पाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिंग स्पेस टू सेव टाइम इज यूजिंग अ बाइनरी सर्च ट्री इंस्टेड ऑफ लिस्ट, नहीं। हैशिंग, इटरेटिव फैक्टोरियल ओवर रिकर्सिव, इटरेटिव, नहीं। ये होता है हैशिंग। जो 15 नंबर हमारा है उसका आंसर हो जाएगा हैशिंग। कैसे होगा चलो समझते हैं। देखो डायरेक्ट समझो, बोले द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ ट्रेडिंग स्पेस, क्लासिकल मतलब जो पहले का है, पहले का है तो हम लोग क्या करते थे, जैसे आपको पता है कि सेव टाइम सेव करने के लिए अगर कुछ कंप्यूटेशन, जैसे मानो कुछ रिजल्ट हमें यूज करना है, उसका कंप्यूटेशन करके मैं यहाँ रख लेता हूँ, मैंने रख लिया, और जैसे मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ या फिर मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ और उस समय मुझे जो डेटा का यूज करना है वो डेटा पहले से मेरे पास है, मैंने हैश टेबल में रख दिया है, मान लो हैश टेबल मैंने इसमें रख दिया है, तो इस डेटा को मैं जल्दी यूज कर पाऊंगा, और जल्दी यूज कर पाऊंगा तो मेरा टाइम सेव होगा। फिर जो प्रोग्राम जो सब प्रॉब्लम है मैंने पहले से उसको सॉल्व करके रखा है, तो फिर से मुझे उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं जो पहले से सॉल्व हुआ है मैं डायरेक्ट उसके रिजल्ट को यूज कर लूंगा, उस समय टाइम हमारा सेव हो जाएगा। और उस समय हमारा हैश टेबल यानी हैशिंग का यूज होता था, जो काफी इंपॉर्टेंट था और आज भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हमें हैशिंग देखने को मिलेगा। और यार मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बिहार स्टेट और बीपीएससी तैयारी के लिए अच्छा से प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो आप इस नोट्स को ले सकते हैं। इसमें अभी तक कंप्यूटर साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट और बीपीएससी तैयारी में अवेलेबल हैं
उनके काफ़ी बेहतर तरीका से हमने नोट्स तैयार किया है, पूरा का पूरा पॉइंट वाइज है, पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है। आप इसका डेमो यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अभी तक स्टेट के जितने भी पेपर्स हुए हैं, PYQs और बीपीएससी टीआरई के जितने भी पेपर्स हुए हैं, उनका काफ़ी डिटेल में सॉल्यूशंस है। हर एक ऑप्शन को समझाया गया है, कोई भी ऑप्शन गलत है तो गलत क्यों है, सही है तो सही क्यों है, राइट। इसके साथ ही साथ स्टेट के लिए आपको आर्ट ऑफ टीचिंग में अब मिल जाएगा इसी प्राइस में, सिर्फ 99 रुपये का आपको पेमेंट करना है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आपको उस पर जाना है, सिर्फ 99 का पेमेंट करना है और सारा का सारा फाइल आपको डाउनलोड कर लेना है। और कोई भी डाउट है तो हर एक पीपीटी पे मेरा नंबर दिया गया है, आपको तुरंत मैसेज करना है और मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, राइट। तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जरूर चेकआउट करें अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लिया है और क्या फीडबैक दे रहे हैं, मजा आ जा रहा है, राइट। ध्यान समझो क्वेश्चन। एन एल्गोरिथम कंज्यूम्स O of n स्क्वायर टाइम एंड O of 1 स्पेस। देखो टाइम यहाँ लिखता हूँ, टाइम कितना ले रहा है O of n स्क्वायर और स्पेस ले रहा है O of 1, ठीक है। यू डिजाइन अ न्यू वर्जन दैट टेक्स O of n स्पेस, आपने न्यू वर्जन डिजाइन कर दिया जो O of n स्पेस ले रहा है, बट O of n log n टाइम, व्हाट ट्रेड ऑफ इच मेड। बोल रहा है पहले कोई एल्गोरिथम था जो O of n स्क्वायर टाइम लेता था और O of 1 स्पेस लेता था। अभी क्या हुआ है कि O of n log n टाइम ले रहा है और O of n स्पेस ले रहा है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो जो टाइम है, टाइम उसका वैल्यू यहाँ घटा है, पहले n स्क्वायर था अब n log n हो गया। जो स्पेस है पहले 1 था, कांस्टेंट था, अब उसका बढ़ गया है, मतलब टाइम घटा है स्पेस बढ़ा है। तो ट्रेड ऑफ क्या हुआ है, टाइम घटा है स्पेस बढ़ा है। टाइम इज रिड्यूस्ड बाय सेक्रीफाइसिंग आउटपुट एक्यूरेसी, स्पेस इज इंक्रीज टू सेव टाइम, स्पेस को बढ़ा दिया गया है टाइम को सेव करने में, टाइम हमारा बच गया है, ठीक है। टाइम को सेव करने में स्पेस बढ़ा है, टाइम सेव हुआ, ये मुझे सही दिख रहा है। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है मुझे सही दिख रहा है। वो टाइम एंड स्पेस वेर ऑप्टिमाइज, क्या टाइम ऑप्टिमाइज हो गया है, टाइम तो n स्क्वायर से n log n हो गया, ऑप्टिमाइज हो गया। क्या स्पेस ऑप्टिमाइज हुआ है, स्पेस तो बढ़ गया है, ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है, गलत। टाइम इज रिड्यूस्ड बाय सेक्रीफाइसिंग आउटपुट एक्यूरेसी, टाइम क्या घट गया है, टाइम घट गया है। क्या आउटपुट की एक्यूरेसी को सेक्रीफाइस किया गया, नहीं, आउटपुट हमारा बरकरार रहेगा। तो इस केस में आंसर ही गलत हो जाएगा और बी नंबर हमारा आंसर देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट, कंसीडर 2 सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, क्या है, ए यूजेज एक्स्ट्रा मेमोरी टू स्टोर एक्जुलरी एरेज, एल्गोरिथम बी सॉर्ट्स इन प्लेस विथ मोर कंपैरिजन। ध्यान समझो, जो हमारे पास एल्गोरिथम ए है, ए ये एक्स्ट्रा मेमोरी को यूज किया है, एक्स्ट्रा मेमोरी को यूज किया है जो एक्जुलरी एरेज है उनको सेव करने के लिए। इसमें मैं लिख देता हूँ एक्स्ट्रा मेमोरी, एक्स्ट्रा मेमोरी। जो एल्गोरिथम्स बी है वो इन प्लेस सॉर्ट कर रहा है, इन प्लेस मतलब इसको कोई भी आउटर स्पेस की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को जोड़ घटाव गुना भाग जैसे भी कर रहा है, अपने आप में कोई मल्टीप्लिकेशन कर रहा है या फिर कोई कैलकुलेशन कर रहा है, समझो अपने आप के अंदर कोई ऑपरेशंस कर रहा है और उसको सॉर्ट कर दिया है, लेकिन बहुत ज्यादा कंपेरिजन किया है, राइट। ए जो एक्स्ट्रा स्पेस लिया है और जो बी है वो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, इन प्लेस हुआ है, इन प्लेस मतलब कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया। बोला विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है। एल्गोरिथम ए सेव्स स्पेस एट द कॉस्ट ऑफ टाइम, जो एल्गोरिथम ए है इसने स्पेस को सेव किया है, सेव्स स्पेस, क्या स्पेस को सेव किया है, इस तो एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहा है। तो क्या जो एल्गोरिथम ए है वो स्पेस को सेव किया है, नहीं, ये तो स्पेस को यूज कर रहा है, ये तो उल्टा लिख दिया है। एल्गोरिथम बी मेक्स अ टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ बाय यूजिंग मोर कंपैरिजन टू सेव मेमोरी। देखो यस, जो एल्गोरिथम बी है वो मेमोरी को सेव कर रहा है क्योंकि इसमें टाइम कोई भी नहीं लिया, स्पेस कोई भी नहीं लिया। इन प्लेस किया है, इन प्लेस किया मतलब स्पेस नहीं लिया है, और स्पेस नहीं लिया है मतलब क्या, स्पेस सेव हुआ है, हाँ स्पेस सेव मुझे दिख रहा है, सेव मेमोरी, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, यूजिंग मोर कंपेरिजन को यूज भी किया है जिससे मेमोरी सेव हो जाएगा। तो ट्रेड ऑफ क्या बना है, ट्रेड ऑफ बना है कि एल्गोरिथम बी मेक्स अ टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ बाय यूजिंग मोर कंपेरिजन टू सेव मेमोरी। इस केस में आंसर हमारा बी हो जाएगा, ए नहीं होगा। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है यार, उसको लाइक कर दो। और यहाँ आप समझ सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया एल्गोरिथम ए सेव्स स्पेस एट द कॉस्ट ऑफ टाइम, ये हमारा पहला नंबर क्या है, एल्गोरिथम ए सेव्स स्पेस एट द कॉस्ट ऑफ टाइम, ये हमारा गलत है, सही क्या है, बोथ एल्गोरिथम इज नो ट्रेड ऑफ, ऐसा कुछ बात नहीं, ये भी गलत है। नेक्स्ट, हाउ इज द बिग ओ नोटेशन
बेस्ट डिस्क्राइब इन द कंटेक्स्ट ऑफ एल्गोरिदम एनालिसिस। जो बिग ओ है, बिग ओ जिसको बोलते हैं, इसका क्या मतलब है? ए मेजर ऑफ एग्जैक्ट रन टाइम। देखो कोई भी हमारे पास नोटेशन है वो एग्जैक्ट रन टाइम को नहीं दिखा सकता है, तो इस केस में मैं तुम्हें आंख बंद करूंगा ऐसे और इसको काट दूंगा। कोई भी नोटेशन नहीं है जो एग्जैक्ट टाइम को दिखाए, राइट। हमेशा जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है या फिर बिग ओ है या फिर ओमेगा है, थीटा है, वो सब फ्लक्चुएट करते रहता है, कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखा सकता है। क्योंकि यार जो कंस्टेंट होता है, जो लीनियर फंक्शंस होते हैं या फिर जो बड़े बड़े हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं उनमें जो लीनियर होता है उसको हम लोग भगा देते हैं ऐसे ही, राइट। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन हाँ ये लोग थोड़ा बहुत पास में दिखाते हैं। इन अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम ग्रोथ रेट, जो ओ है वो क्या अपर बाउंड को दिखाता है, बिल्कुल सही बात है। ए नोटेशन फॉर मेमोरी यूजेज, देखो मेमोरी यूजेज का नहीं दिखाता। जो बिग ओ नोटेशन है, बिग नोटेशन, वो मेमोरी यूजेज का नहीं दिखाता, इसको मैं काटूंगा। और जो बिग ओ है वो दिखाता है अपर को, और जो हमारे पास ओमेगा है वो दिखाता है लोअर को, और जो हमारे पास थीटा है वो दिखाता है टाइट को। टाइट मतलब अपर लोअर दोनों को मिला के, राइट। नेक्स्ट यहाँ समझ लो आप, ए मेजर ऑफ एग्जैक्ट रन टाइम, बिग ओ डज नॉट गिव एग्जैक्ट वैल्यूज, इट्स अबाउट ग्रोथ ट्रेंड्स, गलत हो जाएगा। ए नोटेशन फॉर मेमोरी यूजेस, बिग ओ कैन डिस्क्राइब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बट इन दिस कंटेक्स्ट इट रेफर्स टू टाइम ग्रोथ, ये टाइम के लिए बात कर रहा है, स्पेस का बात नहीं। द नोटेशन फंक्शन ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन इम्प्लाइज व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। क्या अपर बाउंड होगा? अपर बाउंड क्या होता है? ओ, बिग ओ ऑफ एन अगर मैं लिखता हूं, मतलब बिग ओ में लिखता हूं, जैसे बिग ओ तो अपर बाउंड है। लोअर बाउंड क्या है? लोअर बाउंड हमारा है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओमेगा। जो लोअर बाउंड है उसको क्या बोलते हैं? उसको ओमेगा बोलते हैं। जो लोअर बाउंड है उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको बोल दूंगा ओमेगा। और जो टाइट बाउंड है, टाइट बाउंड बोथ अपर एंड लोअर, उसको मैं बोलूंगा थीटा, उसका थीटा बोलूंगा। और यही चीजें मैंने आपको समझाया। यहाँ देखो मैंने आपको बिग ओ के बारे में बताया हूँ कि अपर है, ओमेगा के बारे में बताया हूँ लोअर है, और थीटा के बारे में बताया हूँ कि टाइट है। और यही चीज यहाँ दी गई है कि जो अपर बाउंड है वो हमारा, आप उसको ऐसे समझो, लोअर बाउंड को आप उसको ओमेगा समझो, और टाइट बाउंड जिसमें दोनों आ जाएगा उसको आप थीटा समझो। तो बोल रहा है जो थीटा है वो किसको दिखा रहा है? वो दिखा रहा है हमारा टाइट बाउंड को। और इस केस में जो हमारा आंसर है वो टाइट बाउंड हो जाएगा, मतलब सी आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट अपर बाउंड, आप इसको समझ लो, मैंने यहाँ पे पूरे में लिख दिया ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। इन asymptotic notations, constants and lower order terms are generally, देखो जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है, मान लो यहाँ 3n² प्लस n प्लस 10 ऐसा कोई फंक्शन है, राइट। और मानो सॉल्व करने के बाद इतना इसका इक्वेशन आया, तो अब इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी आपको क्या दिख रहा है? आप बोले सर जो सबसे बड़ा इसमें वैल्यू है n², तो O ऑफ n² हो जाएगा। इसमें से जो 3 है, 3 को इग्नोर कर दिया जाएगा, जो n और 10 है इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा एज्यूम कर लिया गया है कि जब 3n² प्लस n प्लस 10 लग रहा है तो मैक्सिमम n² लगेगा। मैक्सिमम जो इसमें वैल्यू है, जो वेरिएबल का मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम उतना लग रहा है, राइट। तो इस केस में क्या होता है कि आप जो कंस्टेंट होता है या फिर जो वेरिएबल्स होते हैं उससे कम लेवल के उसको आप भगा देते हो, इग्नोर कर देते हो। तो बोल रहा है कि अगर एसिम्प्टोटिक नोटेशन है उसमें जो कांस्टेंट है या फिर जो लोअर ऑर्डर टर्म्स है उनको क्या होता है? मल्टीप्लाई टू डिटरमाइन फाइनल कम्प्लेक्सिटी, नहीं। इग्नोर्ड व्हेन कंपेयरिंग एल्गोरिथम ग्रोथ, सही बात है। एडेड टू मेक रन टाइम प्रिसाइज, नहीं नहीं नहीं। तो इस केस में हमारा बी आंसर हो जाएगा। और ऐसे मैंने आपको समझाया है तो आपको समझ में आया होगा कि जो भी पोलिनोमियल बोलो या फिर जो वेरिएबल्स है उसका हाईएस्ट पावर है उसको हम लोग रख लेते हैं कि यार जब हाईएस्ट पावर को मैं रख लूंगा तो उसके अंदर सारे के सारे जो और उससे छोटे वैल्यू है सारे के सारे आ जाएंगे, राइट। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब इसके बारे में मैंने रखा, आप इसको पढ़ सकते हो, और ये जो पीपीटी आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आप यहाँ इसको पढ़ लो। व्हाट कंक्लूजन फॉलोज फ्रॉम एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ओ ऑफ एन क्यूब एंड एफ ऑफ एन बराबर ओमेगा ऑफ एन। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? एफ एन इज टाइटली बाउंड, जो एफ एन है, जो एफ एन क्या वो टाइटली बाउंड है? नहीं, तो ओ ऑफ एन क्यूब है, अपर बाउंड है।
एफ एन में ग्रो फास्टर देन एन क्यूब, एन क्यूब है ही तो इससे फास्टर कहाँ से ग्रो करेगा, नहीं। एफ एन है लोअर एंड अपर बाउंड्स बट नॉट नेसेसरी टाइट, जो एफ एन है इसका लोअर बाउंड है, देखो ये हमारा लोअर बाउंड है, ये हमारा अपर बाउंड है, लेकिन इसमें टाइट बाउंड कहीं नहीं है, तो इस केस में मैं सी के साथ जाऊंगा। देखो जो अपर बाउंड है, लोअर बाउंड है, टाइट बाउंड है, उसको याद कर लो, उसको रट लेना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है, टाइट बाउंड क्या है, इसको करना है याद, इसको क्या करना है, याद करना है। नेक्स्ट, और यहां मैंने लिखा है एफ एन ई टाइटली बाउंड दैट वुड रिक्वायर एफ ऑफ एन थीटा सम फंक्शन which we don't have, fn may grow faster than इतना, say it won't grow faster than n cube। can big O notation ever provide exact time, क्या जो बिग ओ नोटेशन है वो हमेशा या फिर कभी भी, जो बिग ओ नोटेशन है क्या वो कभी एग्जैक्ट टाइम प्रोवाइड कर सकता है, क्या जो बिग ओ नोटेशन है क्या वो कभी एग्जैक्ट टाइम प्रोवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया था कोई भी है जो एग्जैक्ट टाइम नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, राइट। एस ऑलवेज कभी नहीं, ओनली फॉर रिकर्सिव फंक्शन ऐसा कुछ नहीं है, अगर प्रोवाइड करता तो सबके लिए करता, सिर्फ रिकर्सिव के लिए क्यों, राइट, गलत। नो इट गिव्स एन अपर बाउंड नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। जो बिग ऑफ ओ नोटेशन होता है एक अपर बाउंड देता है कि मैक्सिमम इतना टाइम लग सकता है, जो बिग ऑफ ओ होता है वो क्या करता है, ऐसा देता है कि मैक्सिमम इतना टाइम लग सकता है, उससे कम भी लग सकता है लेकिन मैक्सिमम इतना ही लगेगा, ऐसा देता है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, फॉर एफ ऑफ एन 3n² + 2n + 1 विच एसिम्प्टोटिक नोटेशन इज मोस्ट एक्यूरेट, सबसे मोस्ट एक्यूरेट क्या होगा, मोस्ट एक्यूरेट। देखो मैंने आपको बताया था कि जब 3 × n² हो, 3n² हो + 2n हो + 1 हो, तो जो 3 है कांस्टेंट, इसको जो 2n है और 1, 2n को क्यों कर रहे हैं, n को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार n से बड़ा हमारा n² है, राइट। जब इससे कोई बड़ा वेरिएबल इसमें अवेलेबल है तो बाकी सबको इग्नोर करते हैं, सबको भगा दो, तो सिर्फ बच गया n², और n² हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या n हो जाएगा, नहीं। क्या n क्यूब हो जाएगा, नहीं। क्या n² हो जाएगा, यस। थीटा ऑफ n² हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम में आंसर करना है कि अगर ऐसा है तो तुरंत देखो सबसे बड़ा पावर कौन है, सबसे बड़ा पावर n² है, तो डायरेक्ट O ऑफ n² हमारा आंसर, और O ऑफ n दिया तो थीटा ऑफ n² आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको समझ लो, कंडीशनल एसिम्प्टोटिक नोटेशन इज यूज्ड। देखो एक होता है एसिम्प्टोटिक नोटेशन और एक लिख दिया यहाँ कंडीशनल, कंडीशन ऐड कर दिया, मतलब कुछ कंडीशन यहाँ लगता होगा, राइट। देखो कंडीशनल लिखा है मतलब कुछ कंडीशन यहाँ लगता होगा, अगर सिर्फ एसिम्प्टोटिक है मतलब जो जनरल नोटेशन होता है वो, और कंडीशनल लिख दिया है मतलब कोई कंडीशन लग रहा है, तो आंसर क्या हुआ समझो। The bound holds only for input satisfying a certain condition. The bound applies universally without restriction. अगर universally होता तो फिर सिर्फ asymptotic notation रहता, लेकिन यहाँ conditional लिखा है मतलब कुछ condition लगेगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। The run time is constant for all input। एक कब से भाई, The bound holds only for input satisfying a certain condition। उसी input को होल्ड करेगा जिसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ए हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंडीशनल है, कंडीशनल है तो उसी को चूज करना है जो एक सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, राइट। नेक्स्ट, द बाउंड अप्लाइज यूनिवर्सली विदाउट रिस्ट्रिक्शन, जब इरेगुलर है मैंने आपको बताया है। फिर जो रन टाइम कांस्टेंट है दैट्स O ऑफ 1 एंड अनरिलेटेड टू कंडीशनल, एक कंडीशनल नहीं है। इफ f ऑफ n इज इक्वल टू O ऑफ g ऑफ n holds only when n is even, जब n even है, which statement is correct। बोल रहा है कि कोई हमारा फंक्शन है जो बिग O ऑफ g ऑफ n है, जो केवल n तभी होल्ड कर रहा है जब n even है, जब n even है, n even है तब। which statement is correct, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द नोटेशन इज अनकंडीशनल, क्या जो नोटेशन है वो अनकंडीशनल है। देखो यहाँ कंडीशन दिया है ओनली n इज इवन, तभी होल्ड करना है जब केवल n हमारा इवन हो, तो क्या ये अनकंडीशनल है, नहीं, ये तो कंडीशन दे रहा है ना, ये हमें कंडीशन दे रहा है, ये क्या कर रहा है, मुझे कंडीशन दे रहा है, तो क्या अनकंडीशनल हो जाएगा, नहीं, ये तो हमारा कंडीशनल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा कंडीशनल, क्योंकि कंडीशनल कंडीशन दे रहा है कि n इवन होना चाहिए। द बाउंड ओनली अप्लाई टू इवन वैल्यूज ऑफ n,
यस, अगर एन यहाँ दिया है तभी होल्ड करना है, ओनली तभी होल्ड करना है जब एन इवन हो। मतलब जो बाउंड होगा वो केवल इवन नंबर पे ही अप्लाई होगा ना। इट कैन बी इग्नोर टू ऑड, ऐसा कुछ नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है, तो इस केस में आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझना आसान नहीं है, समझो कैसे कैसे समझना है। बोल रहा है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, ओनली व्हेन एन इज इवन, जब एन इवन हो, मतलब कंडीशन दिया है कब, कि जब एन इवन हो तब। तो क्या जो नोटेशन है अनकंडीशनल हो जाएगा? नहीं यार, तो कंडीशन दे रहा है तो अनकंडीशनल कैसे हो जाएगा, तो इसको काट दो। द बाउंड ओनली जब अप्लाई टू इवन, क्योंकि यही क्वेश्चन में दिया है। नेक्स्ट, रिमूविंग अ कंडीशन फ्रॉम अ कंडीशनल बिग ओ बाउंड मीन्स, अगर कोई बिग ओ बाउंड है उसमें से आप किसी कंडीशंस को भगा रहे हो तो क्या मतलब है? एक्सटेंडिंग द डोमेन सो दैट द बाउंड होल्ड्स फॉर ऑल इनपुट, इग्नोरिंग द कंडीशन इंटायरली विदाउट जस्टिफिकेशन, एडजस्टिंग द फंक्शन और बाउंड आउटसाइड द ओरिजिनल कंडीशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर एक्सटेंडिंग द डोमेन सो दैट द बाउंड होल्ड्स फॉर ऑल इनपुट्स। आप क्या कर रहे हो कि जो रिमूविंग अ कंडीशन, अगर कंडीशन रहेगा, अगर कंडीशन रहेगा, मान लो यहां मैं लिखता हूं, अगर कंडीशन है तो सिर्फ सर्टेन इनपुट्स को ही रखेगा, सर्टेन इनपुट्स। अगर कंडीशन है तो जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसी को ना रखेगा जी। हाँ, अगर कंडीशन है तो उसको रखेगा जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि अगर इस कंडीशन को ही हम भगा देंगे तो क्या होगा? अगर मैं कंडीशन को ही भगा दिया तो सारे इनपुट को रखेगा। अगर मैं कंडीशन को ही भगा देता हूं तो सारे इनपुट को रखेगा। क्यों? क्योंकि यार जब मैं कंडीशन लगाया था तो किसी पर्टिकुलर इनपुट को ही रख रहा था, लेकिन अगर मैं कंडीशन भगा दूंगा तो सबको रखेगा। तो इस केस में हमारा आंसर ए मिल रहा है, एक्सटेंडिंग द डोमेन सो दैट बाउंड टेक्स फॉर ऑल इनपुट। यस, सारे के सारे इनपुट पर, राइट। ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, बिग ओ, देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, लिखा जाता है ऐसे, बिग ओ, ओ पढ़ते कैसे हैं? बिग ओ, बिग ओ, बिग ओ। बिग ओ नोटेशन इग्नोर्स constant factors in the runtime expression, lower order terms in growth functions, both constant and lower order terms, दोनों करता है। जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। मैंने आपके एग्जांपल के थ्रू ही समझाया है, जैसे 3n स्क्वायर है, 5n है, प्लस यहाँ 2 है, तो कंस्टेंट फैक्टर, जो कंस्टेंट फैक्टर है उसको कर रहा है। जो लोअर ऑर्डर टर्म्स है, मतलब लोअर ऑर्डर ए है, एन स्क्वायर से तो कम ही है ना, जो एन स्क्वायर है उससे तो एन कम है, मतलब लोअर ऑर्डर हो गया, राइट। तो इसको भी कर रहा है, कंस्टेंट को भी और लोअर ऑर्डर को भी, तो बोथ कंस्टेंट एंड लोअर ऑर्डर टर्म हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वाई इज बिग ओ नोटेशन कॉल्ड एज एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड। जो बिग ओ नोटेशन है उसको एसिम्प्टोटिक में अपर बाउंड क्यों बोलते हैं? अपर बाउंड क्यों बोलते हैं भाई? because it only describe behavior of large n, because it can only underestimate the growth rate, because it is always an exact measure। देखो एग्जैक्ट तो कोई नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट वो कोई नहीं है, राइट। ये तो गलत हो जाएगा। because it can underestimate the growth rate, ग्रोथ रेट को अंडर एस्टिमेट कर सकता है, इसका मतलब है अपर बाउंड कहलाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका कुछ मतलब नहीं, इसका यही मतलब है कि अगर जो लार्ज वैल्यू को डिस्क्राइब कर रहा है इसलिए उसको बिग ओ को लार्ज वैल्यू वाला कहते हैं। आप यहां पढ़ सकते हो, बिग ओ नोटेशन इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड बिकॉज इट फोकसेस ऑन हाउ एन एल्गोरिथम बिहेव व्हेन द इनपुट साइज n बिकम्स वेरी लार्ज। अपर बाउंड, अपर बाउंड मतलब सबसे ऊपर वाला बाउंड कब बोलेंगे? जब उसका n काफी बड़ा बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट, हाउ डू बिग ओ प्रॉपर्टीज हेल्प इन एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन? कैसे करता है? दे गाइड विच पार्ट ऑफ कोड फोकस ऑन इंप्रूविंग, they help compare different algorithm efficiency at scale, they guarantee faster execution always। क्या ये फास्टर एग्जीक्यूशन को गारंटी करता है? क्या ये फास्टर एग्जीक्यूशन को गारंटी करता है? मैं इसको एक बार के लिए काटूंगा। दे गाइड विच पार्ट ऑफ द कोड टू फोकस ऑन इंप्रूविंग, ये बिल्कुल सही बात है, किस पार्ट पे फोकस करना है। दे हेल्प कंपेयर डिफरेंट एल्गोरिथम्स एफिशिएंसी एट स्केल, स्केल मतलब बड़े स्केल पे, ये मुझे सही दिख रहा है। दे गारंटी फास्टर एग्जीक्यूशन ऑलवेज, ऑलवेज नहीं करता है। देखो जो फास्टर एग्जीक्यूशन होता है वो हमेशा नहीं कर सकता है, राइट। फास्टर हमेशा नहीं कर सकता है। तो इस केस में जो हमारा 29 है उसका आंसर, चूंकि मुझे 2 सही दिख रहा है तो मैं डी पे मार दूंगा। ऑलवेज नहीं करता है, फास्टर कर सकता है किसी केस में लेकिन ऑलवेज नहीं कर सकता, तो इसको आप समझ लो। दे गाइड विच पार्ट ऑफ कोड रनिंग, मैंने इसको टिक मारा है, इसको टिक मारा है।
और देखो दे गारंटी फास्ट एग्जीक्यूशन ऑलवेज, ऑलवेज नहीं होगा। बी गुड डज नॉट प्रॉमिस स्पीड जस्ट ग्रोथ कैलकुलेटर, राइट। तो दो हमारा सही है और दो सही है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। वाई आर रिकरेंस इक्वेशन यूज्ड इन एल्गोरिदम एनालिसिस टू एनालाइज रिकर्सिव एल्गोरिदम। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रिकरेंस इक्वेशन है वो केवल और केवल रिकर्सिव एल्गोरिदम में ही काम आता है, रिकर्सिव एल्गो में ही काम आता है। टू काउंट मेमोरी लोकेशन नहीं, टू मेजर एवरेज केस नहीं, नहीं नहीं, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द रिकरेंस टी ऑफ n - 1 + 1 विद t = 1 डिस्क्राइब्स, इसका क्या मतलब है? मैंने आपको पहले बताया था, जैसे टी n - 1 आए और यहाँ +1 आए, +1 मतलब कांस्टेंट टाइम हो रहा है, और कांस्टेंट टाइम होता है लिनियर का। और यही देखो यहाँ प्लस है, और यहाँ अगर रहता n/2 मतलब डिवाइड एंड कॉन्कर, तो फिर बाइनरी हो जाता, राइट। लेकिन यहाँ n - 1 है तो लिनियरली काम होगा, और लिनियर हमारा आंसर हो जाएगा। कांस्टेंट टाइम में क्या होता है, यहाँ n नहीं होता, टी ऑफ डायरेक्ट यहाँ 1 रहेगा, ऐसे 1 रहेगा, टी ऑफ कोई नंबर रहेगा, ये नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल, यहाँ एक्सपोनेंशियल तुम्हें कहीं दिख रहा है क्या? तुम्हें ऐसा कुछ दिख रहा है एक्सपोनेंट वाला, ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिकरेंस फॉर अ सिंपल रिकर्सिव फैक्टोरियल फंक्शन। देखो फैक्टोरियल के यहाँ प्रोग्राम लिखा है, एक फैक्टोरियल है जिसमें n आ रहा है, बेस के से अगर n = 1 है तो रिटर्न 1 करो, नहीं तो n × फैक्टोरियल ऑफ n - 1। n - 1 देखो n - 1 है, जब n - 1 मतलब एक बार में एक घट रहा है और n से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या n - 2 कभी हो सकता है? नहीं, क्योंकि यार फैक्टोरियल में -1 करते हैं, 2 कहाँ से आ जाएगा, राइट। और देखो जो n - 1 करते हैं, n - 1 और प्लस n ऑपरेशन करते हैं, n - 1 प्लस n ऑपरेशन करते हैं, राइट। मतलब n ऑपरेशन करते हैं, मतलब n मतलब 1, जैसे मानो कि अगर 5 का फैक्टोरियल है तो 5 से गुना कर लिए और फिर यहाँ लिख दिए फैक्टोरियल ऑफ 5 - 1, ऐसे लिख दिए। मतलब जो 5 है वो तो एक टर्म ही है ना, एक मतलब एक काम होना चाहिए, एक काम, तो ये नहीं होगा, आंसर हमारा ए देखने को मिलेगा। आप इसको पढ़ लेना। देखो यहाँ क्या लिखा है, अगर n में लिखता हूँ ओवर एस्टिमेट्स दिस वुड मीन ईच स्टेप्स एट n वर्क। n वर्क थोड़ी करता है, जो यहाँ कर रहा है वो तो एक वर्क करता है ना भाई, एक नंबर यहाँ बचता है, उस नंबर से उसके एक घटा के फैक्टोरियल निकालो, तो एक वर्क है। गिव अ रिकरेंस tn to tn/2 + n, व्हाट काइंड ऑफ एल्गोरिथम इट कुड बी। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि n/2 + n ऐसे होगा 2t, तो ए मर्ज शॉर्ट हो जाएगा, डिवाइड एंड कॉन्कर, क्विक शॉर्ट नहीं होगा, लिनियर शॉर्ट नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा। तो इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है आप उसको पढ़ सकते हो। इन द रिकरेंस ऑफ 2n + 1 यहाँ है, व्हाट डज +1 मीन? इसका मतलब क्या है, एक काम हो रहा है, एक कांस्टेंट काम हो रहा है। टाइम स्पेंड मार्जिन नहीं, रिकर्सिव कॉस्ट नहीं, कांस्टेंट वर्क डन एट ईच लेवल आउटसाइड फंक्शन, बस जो रिकर्सन है उसके बाहर एक काम हो रहा है, +1 का मतलब। अगर +n रहेगा मतलब n काम हो रहा है, सिंपल। गिवन t of n = tn - 1 + 1, व्हाट इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी यूजिंग इटरेशन मेथड? तो n - 1 है, n - 1 अगर n/2 रहता तो log n हो जाता, राइट। लेकिन n - 1 है तो मेरे हिसाब से जो है O of n होना चाहिए, O of n इसका होना चाहिए O। हाँ देखो यहाँ O of n होना चाहिए, देखो जो n - 1 है इसका O of n हो जाएगा, लेकिन एक n यहाँ भी तो है, एक और n काम हो रहा है, तो n और O of n² हो जाएगा। देखो मैंने क्या बताया, यहाँ समझो, अगर यहाँ है n/2 मतलब log n हो रहा है, log n, और यहाँ कांस्टेंट वर्क है तब जाके log n होगा। अगर यहाँ n रहता है n तो फिर यहाँ n log n हो जाता, राइट, ऐसे होता है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, अगर सिर्फ O of n - 1 रहेगा और प्लस यहाँ 1 रहेगा तब हो जाएगा क्या, O of n, लेकिन यहाँ +n है मतलब एक n इंटू कर दो तो O of n²। नेक्स्ट, यहाँ इसको आप पढ़ सकते हो चाहो तो। विच रिकरेंस मैचेज अ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम? बाइनरी कौन मैच करता है, जो n/2 हो। तो क्या इसमें n/2 है? नहीं, काटो इसको, n/2 है, n/2 है। देखो n/2 है और एक कांस्टेंट वर्क करेगा, इसमें n कांस्टेंट वर्क कर रहा है, n नंबर ऑफ कर रहा है, ये तुम्हारा मर्ज शॉर्ट हो जाएगा, मर्ज शॉर्ट जो डिवाइड एंड कॉन्कर पे काम करता है, हमारा बाइनरी बी हो जाएगा।
आप इसको पढ़ लेना एक्सप्लेनेशन, ये सारा का सारा सीट में रहेगा आपके लिए। इन लीनियर सर्च द बेस्ट केस टाइम अकर्स व्हेन, जो लीनियर सर्च है, जो लीनियर सर्च का एल्गोरिदम है, जो पहले ही मैंने आपको बताया है, उसमें बेस्ट केस क्या हो सकता है? हो सकता है जो पहले ही एलिमेंट मिल जाए, जैसे आप एलिमेंट सर्च करने की कोशिश कर रहे हो और पहला एलिमेंट आपको मिल जाए, वही बेस्ट केस हो जाएगा, राइट। द एलिमेंट इज एट द एंड, सबसे लास्ट में जो मिलेगा वो तो वर्स्ट केस हो गया, वर्स्ट केस। द एलिमेंट इज मिडल, मिडल मिलेगा फिर भी आपको ओ ऑफ एन राउंड मारना ही पड़ जाएगा, राइट, ये भी नहीं होगा। एलिमेंट इन द फर्स्ट, फर्स्ट मिल जाएगा तो आपको कंस्टेंट में टाइम हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, राइट। और तब तक आप इस क्वेश्चन को समझो, तब तक मैं क्या करता हूँ, जल ग्रहण कर लेता हूँ, और मेरा गला सूख गया बोलते बोलते। राइट, हाँ, बेस्ट केस क्या होता है? अगर फर्स्ट एलिमेंट मिल जाए, क्योंकि यार अगर आप मानो सारा का सारा एरे ट्रावर्स कर रहे हो, सबसे लास्ट में एलिमेंट है, तो आप ओ ऑफ एन टाइम मैच कर दिए, राइट, और ओ ऑफ एन कर दिए, मतलब क्या, वर्स्ट केस हो गया। तो सबसे बेस्ट केस हम कब बोलेंगे? जब जैसे ही एलिमेंट हमने सर्च करना कोशिश किया, सर्च करना शुरू किया, उसी से एलिमेंट मिल गया, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बेस्ट केस। आप यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, मैंने सारा चीज बता ही दिया है, तो फिर मुझे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको पढ़ लेना। द डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर स्टेप्स। एक क्वेश्चन स्टेट पेपर प्रीवियस में आया हुआ है, स्टेट का PYQ है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे ही आया हुआ है, ऑप्शन अलग थे, ये ऑप्शन जो सही है वो इसमें भी था। जो डिवाइड एंड कॉन्कर होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर कैसे होता है? पहले उस प्रॉब्लम को, जिस माने एक प्रॉब्लम है, उसको डिवाइड करो, अलग अलग प्रॉब्लम में डिवाइड करो, फिर उसको कॉन्कर करो, मतलब उस पर ऑपरेशंस करो, ऑपरेशंस, और फिर उसको कंबाइन करो, कंबाइन करोगे तो फिर इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। डिवाइड, कॉन्कर, कंबाइन, इनपुट, ये हमारा सारे सारे गलत, इसको याद कर लो, याद। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज डिवाइड एंड कॉन्कर? जो डिवाइड एंड कॉन्कर कौन यूज करता है? मर्ज सॉर्ट करता है, क्विक सॉर्ट करता है, बाइनरी सर्च करता है। मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बाइनरी सर्च, मतलब सारा का सारा करता है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, सारा का सारा करता है। Which recurrence fits a divide and conquer algorithm that splits into 2 halves and merge in one linear time? Divide and conquer, ये हमारा divide and conquer है, ये हमारा T1 - 1, क्या ये divide and conquer है? तो देखो जो n-1 है, जो क्वेश्चन नंबर 40 है, 40, ये हमारा डिवाइड एंड कंकर है। इस सीट देखो हमारे पास बाइनरी सर्च क्या है, बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च क्या है, ठीक है। और 2Tn/2 + 1, ये तो हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर है ही, ये तो डिवाइड एंड कॉन्कर है ही। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताया, यहाँ समझो कि बाइनरी सर्च को हमने क्या रखा है, डिवाइड एंड कॉन्कर में इस क्वेश्चन के हिसाब से रख दिया कि जो बाइनरी सर्च, यस, डिवाइड द एरे एंड सर्चेज रिकर्सिवली और इटरेटिवली। हमने बाइनरी सर्च को रख दिया है किस में? रख दिया डिवाइड एंड कॉन्कर में। और बाइनरी सर्च का जो रिकरेंस रिलेशन होता है, यही ना होता है, Tn/2 + 1, उसको हाफ करो प्लस एक ऑपरेशन करो, और ये होता है मर्ज सॉर्ट का 2n/2 + n, ये मर्ज सॉर्ट का होता है। तो बोल रहा है कि कौन कौन करता है? Which of the following divides in conquer algorithm that split 2 halves and merge in linear time? तो देखो अब ध्यान समझो, हमने उसके हिसाब से कर दिया है, इसके हिसाब से कर दिया है कि जो हमारा बाइनरी सर्च है, बाइनरी सर्च वो भी डिवाइड एंड कॉन्कर में चला गया। लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे ही आप देखेंगे, आप बोलेंगे कि यार डिवाइड एंड कॉन्कर तक तो ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम है, जो डिवाइड एंड कॉन्कर है उसमें हमारा बाइनरी सर्च आ जाएगा, बाइनरी सर्च। लेकिन आगे जो लिखा है दैट स्प्लिट्स इनटू 2 हाफ्स, जो बाइनरी सर्च होता है वो 2 भाग में बांटता जरूर है, एंड मर्ज, लेकिन वो मर्ज कहाँ करता है? वो तो एलिमेंट को सर्च करता है लिनियर, डिवाइड करके वो सर्च करता है, मर्ज कहाँ करता है? तो इस केस में आप धोखा खा जाएंगे और आप मार देंगे मोर देन वन ऑफ द अबव। लेकिन यहाँ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम जो 2 भाग में बांटता है और मर्ज करता है, वो हमारा मर्ज सॉर्ट है, ना कि बाइनरी सर्च। तो इस केस में आप यहाँ चक्कर खा जाते हैं, क्योंकि यार आपने यहाँ देख लिया है कि ये भी डिवाइड एंड कॉन्कर है, लेकिन बाद का जो स्टेटमेंट है आप उसको पढ़ना भूल गए हैं, और इस केस में आप चक्कर खा जाते और आंसर इसका आप डी मार देते, लेकिन डी आंसर नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट, और मैं आपको यार फिर से एक बार रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सच में तैयारी कर ही रहे हैं
तो ऐसे तैयारी कीजिए कि आपके प्रिपरेशन में जान आ जाए, और जान लाने का काम मेरा नोट्स करेगा, मेरी जो प्रैक्टिस सेट है वो करेगी, जो मॉक टेस्ट है वो करेगी, पूरा जान ला देगी एकदम। बाइनरी सर्च है द रिकरेंस, बाइनरी सर्च का अभी मैंने आपको बताया है कि TN n/2 + 1 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा लीनियर सर्च, ये हमारा मर्ज सर्च। देखो जो बाइनरी सर्च है, लीनियर सर्च है, डिवाइड एंड कनकर मर्ज सर्च है, इसका रिकरेंस रिलेशन आपसे एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, क्योंकि यार आपके जो सिलेबस में है यही तीनों सर्च दिया गया है, राइट। रिकरेंस में यही तीनों सर्च दिया है, और इन्हीं तीनों पे मैं भर भर के क्वेश्चन रखा हूं, ताकि आप अगर इसको देख लें तो आपके दिमाग में एक चीजें याद हो जाए कि यार अगर n/2 + 1 है तो बाइनरी सर्च है, लास्ट में प्लस n ऐड हो रहा है और n/2 भी है तो मर्ज सॉर्ट है, राइट। n-1 है तो फैक्टोरियल का है, लीनियर सर्च है, राइट। तो ऐसे जब आप देखोगे तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी और आपको मजा आ जाएगा। नेक्स्ट, यूजिंग अ डिवाइड एंड कनकर द मिनिमम नंबर ऑफ कंपेरिजंस नीडेड टू फाइंड बोथ मैक्स एंड मीन इन एन एरे ऑफ एलिमेंट्स इज अप्रोक्सीमेटली। तो इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, पीपीटी के माध्यम से समझाता हूँ, क्योंकि यार इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 पेज में से सॉल्यूशन है, 2 पेज, और इस क्वेश्चन को समझना मैं आसान इसको नहीं बोलूंगा, राइट। और मैं इस क्वेश्चन को इसलिए रखा हूं ताकि एक क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आ सकता है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, और डायरेक्ट अगर आप आंसर मारेंगे तो 3n/2 - 2 मार देंगे, लेकिन कैसे ये आ रहा है उसके बारे में चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, नाइव अप्रोच, कि अगर आपको मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, तो मैक्सिमम निकाले या फिर मिनिमम, आपको सारे के सारे एरे को ट्रावर्स करना पड़ेगा, n-1 कंपेरिजन आपको करना पड़ेगा, राइट। तो n-1 आप मैक्सिमम के लिए कर लिए और n-1 आप मिनिमम के लिए कर लिए, मतलब जो दोनों आप कितना कर लिए, 2n-2 कर लिए। क्वेश्चन अगर मैं ध्यान समझाने की कोशिश करूं तो मैं कैसे समझाऊंगा, बोले अगर आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, मिनिमम फाइंड आउट करना है किसी भी एरे में, तो मिनिमम नंबर ऑफ कंपेरिजन कितना चाहिए, राइट। ठीक है, तो देखो, तो अगर आप कोई भी एल्गोरिथम नहीं लगा रहे हो और ऐसे ही बोले नहीं यार मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा अपने से, तो कितना करोगे, मैक्सिमम के लिए कम से कम n-1 कंपेरिजन, और मिनिमम के लिए 1-1 कंपेरिजन, मतलब 2n-2 कंपेरिजन लग जाएगा, ठीक है सर। लेकिन अगर आप डिवाइड एंड कनकर लगा रहे हो तो क्या होगा, एलिमेंट्स को आप पेयर करोगे n/2 में, n/2 पेयर हो जाएगा, उस 2 बार लिख चुका है, इसको एक बार काट दो। इस पेयर में क्या होगा, एक कंपेरिजन बिटवीन एलिमेंट्स के होगा, एक होगा मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए, एक होगा मिनिमम। फर्स्ट पेयर नीड्स ओनली 1 कंपेरिजन, जो फर्स्ट पेयर रहेगा उसमें एक कंपेरिजन चाहिए, बाकी में इतने चाहिए, ठीक है भाई। जो टोटल कंपेरिजन बनेगा उसके लिए आप क्या करोगे, जो 1 आया है उसमें जो 3 कंपेरिजन बन रहा है सबके लिए, जो फर्स्ट बार के लिए 1 बनेगा तो 1, और बाकी के लिए 3 बन रहा है, 3, और इसको डिवाइड कर रहे हो, उसमें से घटाओ, और इसको जैसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3n/2 - 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक इतना आपको समझने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप क्या समझो कि एक क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर याद कर लो, 3n/2 - 2। इस क्वेश्चन का आंसर याद करना है, इसको याद इसलिए कि करना है क्योंकि देखो अगर मैं इसको सबको देखो, यहाँ मैं बहुत शॉर्ट में लिखा हूँ, मैं बहुत शॉर्ट में लिखा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए, लेकिन इससे समझ में आने वाली नहीं है। अगर आप इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कीजिएगा तो काफी ज्यादा लेंदी बन जाएगा, राइट। और अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर कोई n कंपेरिजन करा रहा है मर्ज डिवाइड एंड कनकर शॉर्ट में, तो इतने नंबर ऑफ कंपेरिजन मिनिमम आपको करने पड़ेंगे, 3n/2 - 2। और नाइव का आपको पता ही है कि n-1 मिनिमम के लिए, n-1 मैक्सिमम के लिए, राइट। नेक्स्ट, डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज प्राइमरली यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट एक्सिबिट। देखो जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग होता है उसके बारे में पहले जानना काफी जरूरी है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, ब्रेक्स प्रॉब्लम इनटू ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, सॉल्व्स ईच सब प्रॉब्लम वंस एंड स्टोर द रिजल्ट, सुटेबल व्हेन सब प्रॉब्लम्स रीअकर, यूजेज मेमोराइजेशन टॉप डाउन या फिर टेबुलेशन बॉटम अप। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या मतलब क्या। तो इसका मतलब है कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना या फिर ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर को सॉल्व करना। और ये मेमोराइजेशन टेक्निक का यूज करता है जिसमें क्या होता है कि एक टेबल बना होता है, टेबुलर मेमोराइजेशन या फिर टेबुलेशन। तो टेबुलेशन में एक टेबल बना होता है और जो जैसे प्रॉब्लम में सॉल्व कर रहा है तो उसके रिजल्ट को एक टेबुलर फॉर्म में डाल देता है। और कोई भी
फंक्शन या फिर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर या प्रोग्राम आता है जो पहले जो प्रोग्राम हम सॉल्व कर रखे हैं उसको यूज करते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग उस प्रॉब्लम को अब सॉल्व नहीं करते हैं। जैसे मान लो, समझो ऐसे, मैं कैसे समझाऊं, जैसे मानो कोई फैक्टोरियल फैक्टोरियल जैसे 4 का फैक्टोरियल है, आप इसका निकाल दिए, मान लो 24 आया, मान लो 24 आंसर आया, तो आपने एक टेबल में रख लिया 24, और फिर नीचे उसका और प्रोग्राम है और फिर कहीं फैक्टोरियल का फंक्शन आ गया फैक्टोरियल कि यहाँ भी फैक्टोरियल रखना है, तो क्या आप फैक्टोरियल फिर से निकालोगे? नहीं, आप क्या करोगे, फैक्टोरियल जो निकाले हो टेबलर में डायरेक्ट आप उसको यूज कर लोगे, राइट। इसको बोलते हैं क्या, टेबुलेशन का टेक्निक। तो ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसके डेफिनेशन में ही है ओवरलैपिंग, और ये ऑप्टिमाइज करता है, तो ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस केस में मोर देन वन ऑफ द अबव मैं आंसर को टिक करूंगा, और मोर देन जो वन ऑफ द अबव है, मोर देन वन ऑफ द अबव, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसको पढ़ लेना। द डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड डिवाइड एंड कनकर। देखो डिवाइड एंड कनकर क्या करता है, वो प्रॉब्लम्स को बांटता है। डायनेमिक क्या करता है, इस सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्व्स ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, बिल्कुल सही बात है। डिवाइड एंड कनकर प्रॉब्लम सॉल्व इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही बात है। बोथ यूज रिकर्सन बट विद डिफरेंट स्ट्रेटेजी, दोनों के दोनों रिकर्सन के यूज करते हैं लेकिन अलग अलग स्ट्रेटेजी में, ये भी सही बात है। तो मतलब सारे के सारे हमारा सही बात है, सारे के सारे क्या है, सही बात है। विच अप्रोच इज कॉमनली यूज्ड टू सॉल्व द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इन मल्टी स्टेज ग्राफ। देखो शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को मल्टी स्टेज ग्राफ में कौन सॉल्व करता है? अब देखो यहाँ से काफी भयंकर प्रॉब्लम्स का नाम, उसके साइंटिस्ट का नाम और उसके एल्गोरिथम का नाम आएगा, और ये सारे एल्गोरिथम्स और जितने भी नाम्स हैं उसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये बनता है डायरेक्ट क्वेश्चन। ये क्या बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, कि कौन सा ऐसा एल्गोरिथम है जो डायनेमिक प्रॉब्लम से सॉल्व होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से। कौन सा ऐसा एल्गोरिथम है जिसको इसने दिया है, जो शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है वो किसका एग्जांपल है, स्पैनिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री किसका एग्जांपल है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, राइट। तो इसको क्या करना, आपको याद कर लेना। मैं बहुत सारा लिस्ट लेके आया हूँ, उसको याद करना। तो बोल रहा है कि विच अप्रोच इज कॉमनली यूज्ड टू सॉल्व शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इन मल्टी स्टेज ग्राफ। जो मल्टी स्टेज ग्राफ है उसमें, तो मल्टी स्टेज मतलब इसके नेम में ही सारा छुपा है कि उसका बहुत सारा स्टेज होगा। कैसे होगा? ए मल्टी स्टेज ग्राफ इज ए डायरेक्टेड ग्राफ where nodes are arranged in stages and edges connect consecutive edges। कैसे होगा, एग्जाम्पल समझो। मल्टी स्टेज मतलब स्टेज 1 है जिसमें एक है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है, और सबके एज एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। तो बोला इसका आंसर क्या होगा, तो क्या बोल रहा है कि इसका आंसर हमारा क्या देखने को मिलेगा, मतलब कौन सा एल्गोरिथम। तो ये क्या ग्रीडी एल्गोरिथम है? नहीं। क्या डायनेमिक प्रोग्रामिंग है? बिल्कुल सही। क्या ब्रूट फोर्स से हम कर देंगे, मतलब हिट एंड ट्रायल से? ब्रूट फोर्स मतलब सबसे बेकार अप्रोच। जैसे ब्रूट फोर्स आए, आंख बंद करना सबसे बेकार मानना है कि सबसे बेकार है, इसको भगा दो, समझो इसको। ग्रीडी एल्गोरिथम क्या है? नॉट सुटेबल, ग्रीडी चॉइसेस मे नॉट लीड टू ग्लोबली ऑप्टिमल पाथ, ऑप्टिमल पाथ नहीं है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग इसका आंसर है। ब्रूट फोर्स क्या होगा, एफिशिएंट होगा, इसको काटना है। What is the common real world applications of multi-stage graph? Multi-stage graph के बारे में आपको पता चल गया। नेटवर्किंग भी है, जॉब शेड्यूलिंग भी है, प्रोजेक्ट लर्निंग भी है। इस सारा का सारा आपको ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, तो सारा का सारा आपको याद कर लेना है। डायरेक्ट एग्जांपल बन जाएगा कि जॉब शेड्यूलिंग किसका एग्जांपल है, प्रोजेक्ट लर्निंग किसका एग्जांपल है, राइट। तो सारा का सारा हो जाएगा, मतलब डी हमारा आंसर हो जाएगा। Which algorithm is commonly used to solve all pairs shortest path problem? डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम का एग्जांपल कौन है, किस एल्गोरिथम से सॉल्व होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ये, डायरेक्ट। कैसे याद करोगे? जो क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है, कैसे याद करोगे क्वेश्चन नंबर 47? इसको याद कर लोगे कि जैसे ही ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ आएगा, आपको मारना फ्लोइड वार्सल एल्गोरिथम। और इसको याद कैसे करना है, समझो। जो फ्लोइड वार्सल एल्गोरिथम है, डिजाइन स्पेशली फॉर क्या, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। जो फ्लोइड वार्सल एल्गोरिथम है उसको ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम के लिए डिजाइन ही किया गया। वर्क्स वेल विद ग्राफ दैट मे हैव नेगेटिव एज वेट बट नो नेगेटिव साइकिल। इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n क्यूब वेयर n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस कॉमनली यूज्ड इन एफिशिएंट इन डेंस ग्राफ्स। ये सारे के सारे जो पॉइंट है इसको करना है याद, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ किसका एग्जांपल है। और अगर आपने याद नहीं किया तो एग्जाम में लगेगा कि भैया यार ये भी आंसर है, एग्जाम में लगेगा कि
बेलमैन फोर्ड भी आंसर है, राइट। लेकिन एक्चुअल आंसर फ्लूइड है। तो अगर आप याद नहीं किए तो आप चक्कर खा जाएंगे और चक्कर खा के आप गलत मार देंगे, राइट। तो इसको याद करना है। नेक्स्ट, अब देखो जो डीजे छत्रा एल्गोरिथम मतलब क्या करता है, सॉल्व सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, ए सिंगल सोर्स को सॉल्व करता है। बेलमैन क्या करता है, ये भी सिंगल सोर्स को ही करता है। तो अगर ऐसे आ जाएगा सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ को कौन करता है, तो डीजे छत्रा या फिर बेलमैन। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ को कौन करता है, तो फ्लूइड वार्सल एल्गोरिथम। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन गोल व्हेन कंस्ट्रक्टिंग एन ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री। ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री बनाने का क्या मकसद है, मिनिमाइज द टोटल सर्च कॉस्ट बेस्ड ऑन एक्सेस प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमाइज द हाइट। अगर मैं ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, ऑप्टिमाइज तो मैक्सिमाइज द हाइट कर दूंगा, नहीं। मैं मिनिमाइज द नोड्स कर दूंगा, नहीं। जो 48 है मैं उसको क्या कर दूंगा, मैं उसको 1 कर दूंगा, मिनिमाइज कर दूंगा, टोटल उसका सर्च कॉस्ट लग रहा है ओ। आप इसको पढ़ो। बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम्स आर प्राइमरली यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर सॉल्विंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यूज ग्रीडी सिलेक्शन, नहीं। ऑलवेज रन इन पॉलिनोमियल, नहीं। बैक ट्रैकिंग का मतलब है जो रिकर्सन का यूज करे और हर एक सब प्रॉब्लम में जाए, प्रॉब्लम के जड़ के जड़ के जड़ के अंदर के जड़ में जाए, सब में जाए। तो रिक्वायर सॉल्विंग ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको समझ लो। इन बैक ट्रैकिंग द स्टेट स्पेस ट्री रिप्रेजेंट, स्टेट स्पेस ट्री का क्या मतलब है, बैक ट्रैकिंग में स्टेट स्पेस ट्री का क्या मतलब है, ऑल पॉसिबल पार्शियल सॉल्यूशन एक्सप्लोर बाय द एल्गोरिथम, द रिकर्सन कॉल स्टैक, नहीं। द फाइनल सॉल्यूशन ओनली, नहीं। इसका आंसर मेरे हिसाब से ए हो जाएगा। और ए कैसे होगा समझो। करेक्ट, स्टेट स्पेस ट्री रिप्रेजेंट्स ऑल पार्शियल सॉल्यूशन एक्सप्लोर्ड। जो स्टेट स्पेस ट्री होता है उसका मतलब होता है कि सारे के सारे जो पार्शियल सॉल्यूशंस हैं वो एल्गोरिथम के द्वारा एक्सप्लोर्ड होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ 8 क्वीन प्रॉब्लम्स इज, अब 8 क्वीन जो प्रॉब्लम है इसको समझना किसी जंग से कम मैं नहीं बोलूंगा। और अगर आप सिर्फ 8 क्वींस को समझने की कोशिश करते हैं तो 1 घंटा तो लगेगा ही, 1 घंटा। मैं यहाँ लिखता हूँ 1 घंटा। तो मैं पहले आपको थोड़ा समझाता हूँ कि जो 8 क्वींस प्रॉब्लम्स है वो क्या होता है और फिर मैं इसके आंसर में जाऊंगा। तो देखो 8 क्वीन क्या होता है, द क्लासिक 8 क्वीन प्रॉब्लम आस्क टू प्लेस 8 क्वींस, मतलब 8 हमारे पास गोटी होती है या फिर 8, क्या बोलता हूँ मैं, गोटी ही बोल देता हूँ, गोटी समझ रहे हो आप, जैसे कैरम बोर्ड का गोटी होता है ऐसे ऐसे 8, जैसे मान लो कि 8 कोई 8 बटन होता है, समझ लो 8 बटन, या फिर 8 क्वीन समझो, 8 क्वीन होती है, 8 क्वींस ऑन 8 इंटीग्रेट चेस बोर्ड। जैसे ये हमारे पास मान लो चेस बोर्ड है 8 गुने 8 का, मान लो 8 गुने 8 का है, मान लो उसको 8 क्वींस को 8 गुने 8 मतलब 64 खाना रहता है, उसमें आपको डालना होता है। द क्वींस मस्ट बी प्लेस्ड सो दैट नो 2 क्वींस अटैक ईच अदर, ऐसे क्वीन को प्लेस करना है कि दोनों एक दूसरे को अटैक नहीं करे। क्वींस अटैक अलोंग रोज कॉलम्स एंड डायगोनल्स, जो क्वीन होती है अगर यहाँ है तो उसको डायगोनली रन अटैक कर सकती है, यहाँ कर सकती है, या फिर यहाँ पीछे है तो उसको रो वाइज कर सकती है, रो वाइज कर सकती है, कॉलम वाइज कर सकती है, या फिर डायगोनली कर सकती है, 3 जगह से। ये हमारा प्रॉब्लम हो गया। तो बोला कि ऑब्जेक्टिव क्या है 8 क्वींस का, प्लेस 8 क्वींस ऑन ए चेस बोर्ड सो दैट नो 2 क्वींस अटैक ईच अदर, बिल्कुल सही बात है। प्लेस 8 क्वींस ऑन द बोर्ड सो दैट दे कवर ऑल स्क्वायर, ऐसा बात नहीं है। प्लेस 8 क्वींस ऑन 1 रो, नहीं। ए नंबर हमारा आंसर यहाँ देखने को मिल रहा है, ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। Which of the following constraint must be satisfied in the 8 queens problem? No 2 queens share the same row, सही बात है। No 2 queens share the same column, ये भी सही बात है। No 2 queens share the same diagonal, yes। क्योंकि यार अगर सेम शेयर करेंगी तो अपने आप में अटैक कर लेंगी और गेम वहीं पे खत्म हो जाएगा, कोई चीज आगे नहीं बढ़ेगा। और इसी बात पे मैं अभी जल ग्रहण करूंगा, मेरा गला सूख जा रहा है बोलते बोलते। हाँ, तो नो 2 क्वींस, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। और जब 3 का 3 मुझे सही बात दिख रहा है तो मैं तुरंत मारूंगा ऑप्शन डी को और यही इसी को सही कर दूंगा। नेक्स्ट, विच एल्गोरिदम टेक्निक इज टिपिकली यूज्ड टू सॉल्व 8 क्वींस प्रॉब्लम। देखो यार जो हमारे पास जितना भी रिकर्सिव अप्रोच वाला हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए बैक ट्रैकिंग का यूज होता है, बैक ट्रैकिंग। अब ये क्या बला है सर, देखो बैक ट्रैकिंग एक ऐसा टेक्निक है जो
चीजों को बैक में जाके सॉल्व करता है। मतलब अगर रिकर्सन कॉल स्टैक में सारे के सारे जो एलिमेंट्स आ गए हैं तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेगा, बैक ट्रैकिंग करके कि जितना कॉल स्टैक में गए थे फिर उनको बाहर निकालो, बैक ट्रैक करो, बैक ट्रैक। तो क्या हो जाएगा, बैक ट्रैक आंसर हो जाएगा। ए नहीं। अब देखो डायरेक्ट जो क्वेश्चंस बनता है उसको याद करो। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से और ग्रीडी एल्गोरिथम प्रॉब्लम से। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम है, एडिट डिस्टेंस वो कैसे सॉल्व होगा, या फिर किस टाइप का प्रॉब्लम है, तो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि रोड कटिंग प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होगा, किसके अंदर आता है, तो इसके अंदर आता है। फ्लूइड वर्सल एल्गोरिथम, ऑल पेयर्स ऑफ टेस्ट पाथ को सॉल्व कौन करता है, फ्लूइड वर्सल। वैसे ही हमारा हाफमैन कोडिंग किस टाइप का है, ग्रीडी एल्गोरिथम टाइप का है। क्रुस्कल एल्गोरिथम, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, किसके अंदर आता है, किस टाइप का प्रॉब्लम है, ग्रीडी एल्गोरिथम का प्रॉब्लम है। तो इन सारे के सारे जो नाम्स हैं उसको आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। बोल देगा जॉब शेड्यूलिंग विद डेडलाइन, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, आप बोलोगे सर ग्रीडी अप्रोच से। तो कैसे आपको पता रहेगा, जब आप याद इसको करोगे, 2 से 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ोगे तो ही ना आपको याद होगा कि जो हफमैन कोडिंग है वो ग्रीडी एल्गोरिथम का प्रॉब्लम है, राइट, या जो प्रिम्स एल्गोरिथम है वो ग्रीडी टाइप का एल्गोरिथम है। कैसे पता चलेगा, जब आप इसको याद करोगे। तो मैं तो बोलूंगा यार मैं आपके लिए सारा लिख दिया हूँ, इसको याद कर लेना है, 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। व्हाट्सएप चैनल पे जाना है, इसका जो लिंक है व्हाट्सएप चैनल में डाला हुआ है, उसको डाउनलोड करना है, 2 से 3 बार नजरों में याद कर लेना है और मजा कर लेना है एकदम। What is the worst case time complexity of solving 8 quiz problems using backtracking? तो इसका हमारे पास देखो चूंकि 8 एलिमेंट है तो O ऑफ 8 का फैक्टोरियल भी होता है और O ऑफ जो हमारा जितने भी एलिमेंट्स हैं n टू रेज टू पावर n, ये दोनों होता है। तो इस केस में हमारा D हो जाएगा। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा, आप उसको टिक मारना है, राइट। नेक्स्ट, ए हैमिल्टोनियन पाथ इज इन अ ग्राफ इज डिफाइंड एज। तो पहले हैमिल्टोनियन जो पाथ होता है क्या होता है उसको पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि यार आपको ऐसा कोई पढ़ाया नहीं होगा तो मैं आपको पहले पढ़ा देता हूँ क्या है। ए हैमिल्टोनियन पाथ इज अ पाथ इन अ ग्राफ दैट विजिट ईच वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस। हर एक वर्टेक्स को कम से कम एक बार तो इसको घूमना ही है, एक बार इसको घूमना है, ठीक है। डज नॉट नीड टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग इंडेक्स, और जो स्टार्टिंग इंडेक्स पे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग इंडेक्स पे आ गए तो एक साइकिल बन जाएगा। क्योंकि यार इफ इट डज रिटर्न टू द स्टार्टिंग वर्टेक्स इट फॉर्म्स अ साइकिल, जिसको हैमिल्टोनियन साइकिल भी बोलते हैं। तो बोल रहा है हैमिल्टोनियन जो पाथ है क्या है, ए पाथ दैट विजिट्स ईच एग्जिट एग्जैक्टली वंस, डायरेक्ट डेफिनेशन से आंसर। ए पाथ दैट कवर्स एवरी इंडेक्स एग्जैक्टली वंस, गलत, ये हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इज एनपी कंप्लीट। अब एनपी कंप्लीट का आधा लोगों को फुल फॉर्म पता ही नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा इसका, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल ट्री। अब आप बोलोगे भैया यार एन से कुछ होना चाहिए, पी से कुछ होना चाहिए, इतना बड़ा फुल फॉर्म कैसे हो गया। तो देखो यार जो n होता है n उसका फुल फॉर्म होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक, और जो p होता है उसका होता है पॉलिनोमियल टाइम। आपको इसको याद करना है, याद। फाइंड हैमिल्टन साइकिल इन जनरल ट्री, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन वेटेड ग्राफ, फाइंड द स्पैनिंग ट्री इन अ ग्राफ। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डायरेक्ट याद करो, ए नंबर। ये नहीं होगा। इसके लिए मैंने आपको बताया था शॉर्टेस्ट पाथ। स्पैनिंग ट्री के लिए मैंने आपको बताया है ग्रीडी होता है, ग्रीडी एल्गोरिथम, राइट। इसके बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा। Which algorithm is commonly used to find connected components in a undirected? Connected, जो connected रहेगा कैसे होगा, डिछत्रा एल्गोरिथम्स नहीं, इसका दूसरा काम है। क्रुस्कल दूसरा काम है, इसका होगा डेप्थ फर्स्ट सर्च, जो डेप्थ को सर्च करेगा मतलब कनेक्टेड रहेगा। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेता हूँ, पढ़ लो इसको। जो डिछत्रा एल्गोरिथम होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करता है, ना कि कनेक्टेड कंपोनेंट्स को, राइट। क्रुस्कल क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करता है, ना कि कंपोनेंट को डिटेक्ट करने में। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। विच एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स। स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट, SCC, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट मतलब SCC कौन होता है, प्रिम्स होता है, नहीं। प्रिम्स क्या होता है, स्पैनिंग ट्री के लिए होता है। फोर्ड होता है, नहीं। फोर्ड किसके लिए होता है, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए होता है। तो एक बच गया,
कोसाराजुस एल्गोरिदम जो हमारा क्या करता है, फाइंड एसएससी मतलब स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट को फाइंड आउट करता है। A spanning tree of a connected graph is a sub-tree that includes all vertices in a tree. A tree containing some vertices of the graph, या फिर a cycle, साइकिल तो नहीं होगा, और जो ट्री है ये भी हमारा आंसर देखने को नहीं मिलेगा। ट्री ये सब ग्राफ है, स्पैनिंग ट्री क्या है, सब ग्राफ है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। इसको पढ़ लो। Which algorithm finds a minimum spanning tree using a greedy approach by adding edges of minimum weight that do not form a cycle? अगर साइकिल फॉर्म नहीं कर रहा है तो उस केस में आंसर क्या होगा? क्या प्रिम्स हो जाएगा? नहीं। क्या डीजे 17 हो जाएगा? नहीं। ये हो जाएगा हमारा क्रूस्कल। इसको करना है याद, इसको याद करना है। मैं यहाँ लिख दिया हूँ उसका डेफिनेशन। क्रूस्कल क्या करता है, मिनिमम जो मिनिमम वेट वाला एज होता है उसको बिल्ड करता है, और जो हमारा प्रिम्स क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ग्रीडी अप्रोच तो है ही, बट इट ग्रोज इन द ट्री फ्रॉम स्टार्टिंग वर्टेक्स। छत्र क्या है, जो फाइन शॉर्टेस्ट पाथ के लिए होता है, ना कि एमएसटी के लिए। मतलब एमएसटी मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए कौन होता है, क्रूस्कल होता है। क्रूस्कल मिनिमम स्पैनिंग ट्री आर यूज्ड इन, मिनिमम स्पैनिंग ट्री किसमें होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमारा किसमें यूज होता है, मिनिमम नेटवर्क डिजाइन में होता है, बिल्कुल सही बात है। क्लस्टरिंग में होता है, बिल्कुल सही बात है। फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ नहीं, फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ के लिए दूसरा कुछ यूज होता है, ये नहीं होता है। तो मोर देन वन ऑफ हमारा आंसर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट, विच एल्गोरिथम इज कॉमनली यूज्ड टू फाइंड आर्टिकुलेशन पॉइंट्स एंड बाई कनेक्टेड कंपोनेंट? निछत्रा होता है, मैंने इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। प्रिम्स के बारे में मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन एक एल्गोरिथम जो मैंने नहीं पढ़ा, टार्जर एल्गोरिथम, इसका आंसर मुझे यहीं देखने को मिल रहा है और यहीं इसका आंसर हो जाएगा। इसको करना है याद। If both of the which of the following is true about NP complete? NP मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम, इसको याद करना फुल फॉर्म। बोथ आर NP एंड NP हार्ड, जो दोनों को दोनों NP और NP हार्ड है, सही बात है। दे कैन बी सॉल्व इन पोलिनोमियल, इसमें पोलिनोमियल इसका आ रहा है तो पोलिनोमियल से सॉल्व हो जाएगा। दे हैव नॉन पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम, अच्छा तो हमारा सॉल्व हो जाएगा ऑल। इसको बारे में पढ़ो। Which of the following problems is known as NP complete? सेल्समैन ट्रेवलिंग सेल्समैन, बिल्कुल सही बात है। सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर, इसके लिए NP कंप्लीट करेंगे, इतना भारी। फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ, इसके लिए दूसरा एल्गोरिथम है, दूसरा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसको बोलूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो जंप सॉल्ट है, जंप सर्च है, उसका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। जो सर्च इन VST है, जो हमारा लीनियर सर्च है, उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसका बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एवरेज क्या है, ओपन है। मैंने बाइनरी सर्च के बारे में आपको बताया है कि वो log n होता है, लीनियर सर्च में बताया है वो n होता है, वो पेन होता है। इसको याद करना है। फिर वैसे ही सारे के सारे जो हमारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, उनका मैंने सारा चीज यहाँ रख दिया है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है और इसको याद करना है। फिर जितने भी हमारे पास एल्गोरिथम है, जो हफमैन कोडिंग, सिलेक्शन हो गया, क्रिस्कल, प्रिम्स, निछत्रा, इसके बारे में मैंने लिख दिया। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज केस, बेस्ट केस सबको पढ़ना है। और फ्लोयड वार्सल, निछत्रा, जॉनसन, बेलफोर्ड, इस सारे का एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये सब पूछा जाने वाला है क्वेश्चन। और मैं आपको एक बार फिर से नोट्स रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आपने नहीं लिया है और आप तैयारी में जान नहीं डाले हैं, तो अभी भी टाइम एक सप्ताह है अभी। एक सप्ताह में भी आप चीज़ों को कर सकते हैं और आप स्टेट तो क्लियर कर सकते हैं। एक सप्ताह में आप स्टेट क्लियर कर सकते हैं, इसकी गारंटी दी जा सकती है कि आप स्टेट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर 2 साल भी स्टेट क्लियर करने के लिए कम है, और अच्छे से पढ़िएगा तो एक सप्ताह भी ज़्यादा है, क्योंकि स्टेट क्लियर करना आसान है। और जितना मैं पढ़ा दिया हूँ उतना मोर देन सफिशिएंट है, उसको पढ़ो। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक कमेंट करो आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि यार रात के बज चुके हैं अभी 2 और 2 बजे मेरा वीडियो खत्म होगा। राइट, मैं आज एक जगह बाहर चला गया था तो मेरे पास टाइम नहीं था दिन में, तो इसलिए मैं रात में 12 बजे से बना रहा हूँ, 12 से 2, आई थिंक 1.5-2 घंटे लगा, जितना भी टाइम लगा है एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है, मैं टाइम देख लेता हूँ। हाँ, अभी 1:30 बज चुका है, तो 1:30 बज चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।